तो स्टूडेंट्स वर्नर की थ्योरी पढ़ने के बाद बेटा वर्नर जो सिद्धांत हमने पढ़ा उसके बाद हमारे पास जो अगली थ्योरी आती है बेटा उसका नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी। ये बेटा बीबीटी के बारे में आप लोग पहले भी सुन करके आ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपने इसके बारे में सीखा था। तो बेटा कुछ कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होते हैं, थोड़े से ट्विस्ट के साथ, थोड़ा अलग एंगल के साथ में, क्योंकि यहां पर हम कॉम्प्लेक्स निर्माण के बारे में बात करेंगे। पर हाँ, मैक्सिमम टाइम पे उस तरीके से निर्माण होगा जैसे आपने बीबीटी में संकरण के बारे में सीखा था, बेटा यहां पर भी आप संकरण के बारे में सीखेंगे। और संकरण के अंदर जो आपने बातें सीखी थी उसमें कुछ नई नई बातें भी आएंगी। तो देखते बेटा बीबीटी क्या बात बोलती है, संयुक्त बंध सिद्धांत क्या क्या बातें बोलता है और हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, एक एक करके समझते बेटा। देखो बेटा पहली बात तो इस थ्योरी को दिया था किसने बेटा, एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा लाइनस पॉलिंग। क्या नाम था? लाइनस पॉलिंग साइंटिस्ट ने इसके बारे में बोला था। अब लाइनस पॉलिंग साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें बोली थी, इसके बारे में क्या क्या बातें कही गई थी, देखिए धातु आयन जब संकुल यौगिक बनाता है तब उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है बेटा लिगेंड के साथ में यहां पर क्या होता है, उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो उसकी बात यहां बताई गई है। नेक्स्ट बात, इस बंध निर्माण के समय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा बेटा कौन, धातु का आयन। इसके लिए धातु आयन इसके समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जितनी उसके पास समन्वय संख्या होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपने पास में रिक्त कक्षक उपलब्ध करा देगा, और उस रिक्त कक्षक के अंदर लिगेंड जो होगा वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, शेयर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल की बात करें FeNH3 इसके निर्माण में Fe+3 आयन, क्योंकि ये केंद्रीय धातु है, CMI है हमारे पास, NH3 के लिए 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। क्यों? क्योंकि Fe+3 के लिए समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना है, 6। ये बात हम पहले ही जानकर आ चुके हैं। और एग्जांपल देखिए जैसे कि CuNH3+2 में कॉपर+2, ये है हमारे पास में केंद्रीय परमाणु, धातु परमाणु, ये है हमारे पास कॉपर+2 होगा। ये आयन कॉपर+2 आयन 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, तो बेटा ये क्या करेगा, आपके पास में 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करा देगा। नेक्स्ट देखो बेटा, लिगेंड के साथ बंध निर्माण से पहले ये रिक्त कक्षक संकरित होते हैं। मतलब बात यहां पर है कि लिगेंड के साथ जब बंध निर्माण होगा तो उसके पहले क्या होगा बेटा, संकरण हो जाएगा। जैसा कॉन्सेप्ट आपने मीथेन में CH4 में सीखा था, बीबीटी में, कि जब हाइड्रोजन का एटम कार्बन को अप्रोच करते तो क्या होता है, कार्बन के जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, आपस में मिलकर के अतिव्यापित हो जाते हैं और संकरित हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही काम यहां पर होगा कि जब Fe के बगल में 6 अमोनिया अप्रोच करेंगे तो क्या होगा बेटा, लिगेंड के बंध निर्माण होने से पहले Fe के जो 6 कक्षक हैं वो क्या करेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर के कुछ नए संकरण का निर्माण करेंगे। अब वो संकरण क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में आगे चल के देखेंगे, पॉइंट यहां पर ये बताया गया है। नेक्स्ट देखो बेटा, धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले लिगेंड के साथ अतिव्यापित होते हैं। मतलब क्या है बेटा कि धातु के पास अब क्या होगा, संकरण हो गया, संकरण होने के बाद कुछ नए संकरित कक्षक बनेंगे और उन संकरित कक्षों में क्या होगा बेटा, लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करा जाएगा। इसको इस तरह बताते हैं बेटा। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, यदि संकुल में प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, अब देखो नया शब्द है बेटा आपके सामने, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब क्या होता है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और हम भी इसको इस नाम से बोलेंगे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। मतलब बताएंगे अभी आपको इसका मतलब क्या होता है। उपस्थित होता है तब केंद्रीय धातु आयन के N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन संभव होता है। मतलब क्या हो गया बेटा कि जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी आएगा, अगर हमारे पास में कभी प्रबल क्षेत्र लिगेंड आता है, तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने की कोशिश करता है। ऐसे लिगेंड को, सेट को क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, मतलब कि SFL, प्रबल क्षेत्र लिगेंड बोला जाएगा। इसके अलावा युग्मन संभव है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थिति के युग्मन संभव नहीं। अब बेटा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, देखो ये नया नाम है आपके सामने, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को बोलते हैं बेटा WFL, वीक फील्ड लिगेंड। तो बेटा हमारे पास में लिगेंड जो आएंगे ना वो बीबीटी के हिसाब से, उसके बाद जो हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे CFT, वहां पर भी ऐसी बात देखी जाएगी। अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तब वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन में युग्मन कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। और अगर हमारे पास में लिगेंड वीक फील्ड होगा, दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड होगा, तब वह युग्मन कर पाने में सक्षम नहीं होगा। ये बात यहां पर है। तो मेन जो आपको ध्यान देनी है वो ये वाली पॉइंट पे ध्यान देना है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी बताएंगे बेटा आपको कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कौन से लिगेंड वीक फील्ड होते हैं, और किस किस तरह से एग्जांपल देखते हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर पहले बात करते हैं बेटा हम किसके बारे में, संकरण के बारे में। देखिए संकरण के बारे में अगर बात करी जाए तो बेटा संकरण वही चलेगा जो आपने पहले सीखा हुआ था। मतलब कि क्या आपने सीखा था बेटा, संकरण क्या हो सकता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये सब संकरण आपने सीखा था ना। बिल्कुल देखो बेटा वही के वही संकरण वापस से आ रहे हैं। अब अंतर यहां पर यह है कि याद करो बेटा, जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बेटा क्या निकालना सीखा था, स्टेरिक नंबर। याद है आपको, स्टेरिक नंबर SN की संख्या ज्ञात करनी सीखी थी। अब SN की संख्या जो ज्ञात करते हो आप बिल्कुल सेम तरीके से बताएंगे, पर अंतर यहां पर क्या है बेटा, स्टेरिक नंबर जो होगा उसको हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या से रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारा स्टेरिक नंबर होता है बेटा वही अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि कितने हमारे पास में लिगेंड अटैच हो रहे हैं, क्लियरली बता सकते हैं बेटा। अच्छा यहां पाई बंद का तो कोई चक्कर है नहीं ऐसा, यहां तो सिर्फ क्या बनेगा, सिग्मा बंद के बारे में हिसाब से बात करते हैं हम। तो यदि हमारे पास में 2 लिगेंड होंगे
तो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 2 हो जाएगी, संकर्ण sp हो जाएगा और ज्यामिति वही रहेगी, रेखीय ज्यामिति जानते पहले से आप। अगला देखो बेटा, यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या की मान 3 हो तो संकर्ण होगा बेटा sp2, sp2 के साथ ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय समतलीय, वही वाली बात आ रही है। अगला यदि हमारे पास में 4 नंबर आ जाए तो देखो बेटा यहां से अंतर आना शुरू होगा आपके पास में। देखिए क्या, यदि हमारे पास में 4 आ जाए स्टेरिक नंबर, तो बेटा स्टेरिक नंबर 4 के हिसाब से जानते हैं अब संकर्ण क्या होता है बेटा, sp3 होता है। अब sp3 होगा, ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। परंतु यहां पर यदि बात करें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, संकुल यौगिक में, तो संकुल यौगिक में एक प्रकार का संकरण और होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक तो sp3 होता है जो कि चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल, जानते हैं बेटा सभी लोग। नया देखो बेटा, नया होता है बेटा dsp2। अब dsp2 में ये जो d शामिल हो रहा है, ये d क्या बेटा, पहले लिखा हुआ है। d क्या बेटा, पहले लिखा हुआ है। और जब पहले लिखा होता है तो इसको क्या मानते हैं हम, n-1वें कक्षक का मानते हैं। किसका मानते हैं, n-1वें कक्षक का मानते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी तत्व है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आयरन है। अब आयरन जो तत्व है हमारे पास वो क्या करेगा, संकुल यौगिक का निर्माण करेगा। अब आयरन तत्व किसका है बेटा, आयरन तत्व किसका, डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्व में इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा, n-1d में जाता है। तो जब उसका n-1d मतलब कि n-1d जब उसका संकरण के अंदर भागीदार होना शुरू हो जाएगा, तब यहां पर ऐसे d का हम प्रयोग करके बता सकते हैं। तो यहां पर देखो बेटा संकरण के हिसाब से देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा हमारे पास 4 है, sp3 हुआ, दूसरा क्या बनेगा बेटा, dsp2। अब इस dsp2 में d कौन सा शामिल है, तो ये आपको याद रखना बेटा, कौन सा शामिल है, d, dz² शामिल है। इसको याद रख के चलेंगे आप, dz²। और इसके हिसाब से आकृति बनकर कैसे आती है, वर्गाकार समतलीय। तो बेटा यहां पर थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग से अलग होता है। केमिकल बॉन्डिंग में तो अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 होता है तो सिर्फ होता है फिक्स sp3 के साथ चतुष्फलकीय। परंतु आप याद रखेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब यहां पर 2 प्रकार की ज्यामिति बन सकती है। एक तो तब जब sp3 होगा, sp3 होगा तो चतुष्फलकीय बनेगा। दूसरा तब जब dsp2 होगा, dsp2 में d कौन होगा, n-1वें कक्षक वाला होगा। और dsp2 वाली को क्या बोलते हैं बेटा हम, वर्गाकार समतलीय। इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं बेटा इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखो बेटा 5 नंबर पे sp3d या dsp3। अब देखो बेटा इसके बाद से क्या होगा, आपको जैसा संकरण दिखता है पुराना वाला sp3d तो आप सभी लोग जानते हैं, नया आ जाएगा dsp3। अब आप पूछेंगे कि सर sp3d और dsp3 में क्या अंतर है, तो बेटा sp3d जो है हमारे पास sp3d के अंदर जो d है हमारे पास वो क्या है बेटा, हमारे पास nवें कक्षक का है, मतलब बाह्यतम कक्षक का है। परंतु यदि हम dsp3 की अगर बात करते हैं तो dsp3 में जो हमारे पास n है वो कौन सा बेटा, d जो है हमारे पास वो क्या है बेटा, d जो है हमारे पास वो n-1वें कक्षक का है, n-1वें कक्षक का है। जैसा भी हमने यहां पर dsp2 में बात करी थी, dsp2 में भी d कौन सा था बेटा, n-1वें कक्षक का था। तो यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, संकरण हो सकता है sp3d या dsp3। और उसके केस के अंदर बेटा आकृति क्या होती है, यहां पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। या तो बेटा सभी लोग पहले पढ़ करके आ चुके हैं कि sp3d में क्या होता है बेटा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। तो sp3d हुआ चाहे dsp3 हुआ, दोनों ही केस के अंदर ज्यामिति क्या होती है बेटा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या बोला मैंने, sp3d हुआ या dsp3 हुआ, दोनों ही केस के अंदर ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। कुछ ही एग्जांपल में ऐसा होगा कि आपको एक नई प्रकार की ज्यामिति देखने को मिलेगी, जैसे कि वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडी ज्यामिति भी आपको देखने को मिलेगी बेटा। और वर्गाकार पिरामिडी का आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, वो एग्जांपल होता है बेटा इसका ये वाला NiCN5-3। NiCN5-3 वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको वर्गाकार पिरामिडी ज्यामिति दिखेगी। मतलब कि यहां पर संकरण आपको मिलेगा बेटा कुछ इस प्रकार से ही, संकरण आपको इस प्रकार से मिलेगा। परंतु एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इस यौगिक के अंदर वर्गाकार पिरामिडी ज्यामिति होती है। तो बेटा इस एग्जांपल को अगर आप याद रख लोगे तो आपके सभी सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आप ये बात देख सकते हो कि अगर हम इस एग्जांपल को छोड़ दें तो बाकी नॉर्मली जो हमारे पास एग्जांपल आएंगे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, वहां पर संकरण यदि sp3d हुआ या dsp3 हुआ, दोनों ही केस के अंदर हमारे पास ज्यामिति क्या निकल के आएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति निकल करके आएगी। और ये बात बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के अंदर z d कौन सा इस्तेमाल होता है, dz² इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर वह वर्गाकार पिरामिडी है, स्क्वायर पिरामिडल बोलते बेटा इसको, स्क्वायर पिरामिडल ज्यामिति बनकर, जैसे इस एग्जांपल में NiCN5-3, तब आप बेटा वहां पर dx² का उपयोग करता हुआ बताएंगे। तो बेटा आपको इसको याद रखकर चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास में बेटा 6 नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, संकरण क्या होगा, sp3d2 या d2sp3। अगेन वाली बात है बेटा, यदि हमारे पास में sp3d2 हुआ तो d क्या है बेटा, n वें कक्षक का है, बाह्यतम कक्षक का है। और यदि हमारे पास में d2sp3 हुआ तब d क्या है बेटा, हमारे पास में n-1वें कक्षक का है। और दोनों ही केस में ज्यामिति कैसी होगी बेटा, अष्टफलकीय या फिर वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ये बात भी आप पहले से पढ़ करके आ चुके हैं। तो बेटा जो आपने कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था
उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको, बहुत ही आसान है इसको देखना। अभी आप यहां पर संरचनाएं देखेंगे, आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से हम किसी यौगिक के अंदर बताएंगे कि वहां पर संकरण क्या होगा। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए बेटा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 99% सवाल जो अभी तक एग्जाम के अंदर आए हैं वो इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर से आए। क्योंकि आप देखो बेटा 2, 3 की अगर बात करें यहां तो फिक्स हो गया, 5 नंबर पे इतने सवाल बनते नहीं। अधिकतर यौगिक जो होते हैं या तो वो 4 के साथ बनाते हैं या फिर वो 6 के साथ बनाते हैं। इसलिए बेटा आपको अधिकतर सवाल भी जो देखने को मिलेंगे वो आपको 4 और 6 के देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम बीबीटी पढ़ रहे हैं, आगे चल के सीएफटी पढ़ेंगे, मेनली वहां पर भी हम 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ डिस्कस करेंगे। और उसके आगे चल के जब हम लोग समावयवता के बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तब भी हम बिल्कुल सेम तरीके से डिस्कस करेंगे। वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में मेनली डिस्कशन करा जाएगा। तो बेटा मेन आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देखकर चलेंगे और इसके बारे में, संरचना के बारे में आपको पता पड़ गया है। तो बेटा अब हम देखेंगे यहां पर लिगेंड की सामर्थ्य के बारे में। जो हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, आपको बताया था बेटा कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ लिगेंड वीक फील्ड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को समझा कैसे जाएगा बेटा, तो यहां पर हमारे पास में एक सीरीज आती है जिसको बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। यदि इस श्रेणी की बात करी जाए तो बेटा स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी जो है हमारे पास, इस श्रेणी के अंदर आप बात देखो बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है हमारे पास, पहली बात तो ये कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सीरीज है। यहां पर हम लिगेंड की सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा आपके सामने एक सीरीज बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये वो सीरीज है जिसके हिसाब से बताएंगे आपके लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। मतलब कि आप देखो बेटा ये आपको घटते हुए क्रम में दिखाई दे रही है, तो जो लिगेंड आपको पहले की ओर दिखाई दे रहे हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के चलेंगे, मतलब प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होंगे। और जैसे जैसे आप पीछे की ओर आएंगे वैसे वैसे लिगेंड क्या होंगे बेटा, दुर्बलता की ओर आते हुए चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस श्रेणी में आगे के लिगेंड क्या होंगे बेटा, प्रबल लिगेंड होंगे, पीछे के लिगेंड क्या होंगे बेटा, दुर्बल लिगेंड होंगे। ऐसे आप बात बता सकते हैं। अब बात यहां पर समझ आ रही है बेटा आपको, हमने कौन कौन से बारे में बात करी यहां पर? एक तो होंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होंगे हमारे पास, ठीक है। लिगेंड कौन कौन से देखो बेटा हमारे पास, पहले है CO कार्बोनिल, CN माइनस साइनाइडो, NO2 माइनस EN अमोनिया, EDTA माइनस 4 जानते हैं बेटा सभी लोग। अगला देखो बेटा NCS माइनस हो गया, इसके बाद H2O हो गया, C2O4 माइनस 2। क्या है बेटा C2O4 माइनस 2? याद रखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्जेलेट। इसको अगर मैं चाहूं तो OX माइनस 2 के रूप में भी लिख सकता हूं। फिर उससे कम है बेटा OH माइनस, उससे कम F माइनस, उससे कम S माइनस 2 सल्फाइडो, Cl माइनस, SCN माइनस, Br माइनस और I माइनस। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो NCS माइनस है और ये SCN माइनस है, दोनों तो सेम है। दोनों बेटा बड़े ही सेम है, पर दोनों के अंदर, दोनों ही लिगेंड में दाता परमाणु समान नहीं है। अगर हम NCS माइनस की बात करते हैं तो बेटा NCS माइनस में डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। पर अगर हम SCN माइनस की बात करते हैं तो SCN माइनस डोनर एटम कौन होगा बेटा हमारे पास में, सल्फर। और आप देख सकते हैं दोनों के अंदर दो दाता परमाणु है वो भिन्न है। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं बेटा हम, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं बेटा क्या हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड इसको बोला जाता है। मतलब कि एक ऐसा लिगेंड जो कि प्रकार उसका एक ही होगा परंतु वहां पर डोनर एटम डिफरेंट हो सकते हैं, दाता परमाणु भिन्न हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो बेटा देखो आपके पास में एक सीरीज आ गई है, इस सीरीज को बेटा आप याद रख के कोशिश करेंगे, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो एग्जाम में आप कभी कोई सवाल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आपको जो आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बीबीटी के बाद आप CFT सीखेंगे, CFT के बाद बेटा आप स्टेबिलिटी के बारे में, स्थायित्व के बारे में भी सीखेंगे। तो बेटा वहां पर सवालों को में कंपेयर करने के लिए आपको लिगेंड के सामर्थ्य की आवश्यकता होगी और ये आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा। तो बेटा इस सीरीज को आप एक तरीका तो एक नॉर्मल तरीके से याद रख लो। दूसरा तरीका बता रहा हूं बेटा मैं आपको एक जुगाड़ मेथड से, जैसे कि हमने पहले कई बार तरीके शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करा है, वैसे ही यहां पर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको तरीका बता रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है तो आप उस तरीके से याद रखिए, अन्यथा आप नॉर्मल तरीके से याद रख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये कि आपको इसको याद रखना है। देखो बेटा जो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास वो क्या है बेटा, वो चलेगी बेटा पीछे से आगे की ओर, मतलब कि दुर्बल से सबल की ओर। सबसे दुर्बल फील्ड लिगेंड में होंगे, उनसे आगे की ओर बढ़ेंगे, सबसे लास्ट में कौन आएंगे बेटा हमारे पास में, सबसे प्रबल लिगेंड जो होंगे वो। अब देखो बेटा याद क्या रखना है इसके अंदर, आपको याद रखना है ऐसे, आई बर्बादी शनि, सुनिएगा, आई बर्बादी शनि क्लास से फरार, आई बर्बादी शनि क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो पानी, ओ ऑक्जेलेटो पानी ना सुने, ओ ऑक्जेलेटो पानी ना सुने, EDTA एंड अमोनिया, क्या बोला मैंने, EDTA एंड अमोनिया आर इन, EDTA एंड अमोनिया आर इन नोदो, नोदो का मतलब NO2 माइनस, कनाडा एंड कोलंबिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा सुनिएगा ध्यान से, आई बर्बादी शनि क्लास से फरार, क्या बोला मैंने, आई बर्बादी शनि क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो पानी, ओ ऑक्जेलेटो पानी ना सुने, ओ ऑक्जेलेटो पानी ना सुने, EDTA एंड अमोनिया, EDTA एंड अमोनिया आर इन, EDTA एंड अमोनिया आर इन नोदो, कनाडा एंड कोलंबिया। ठीक है बेटा एक बार और रिपीट कर रहा हूं सुनिएगा ध्यान से,
आई बर्बादी शनि क्लास से फरार, ओ ऑक्जेलेटो पानी ना सुने, ईडीटी एंड अमोनिया आर इन नोदो कनाडा एंड कोलंबिया। हो सकता है बेटा आपको शुरुआत में ट्रिक अजीब सी लगे सुनने में, पर बेटा मेरी बात पर विश्वास कीजिए, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज के मैक्सिमम लिगेंड आपको याद हो जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है बेटा, आप लोग याद करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आपने याद रख भी रखा है, तो आप उसके अंदर बेटा एक और चीज को ऐड कर सकते हैं, इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा तरीका तो क्या है बेटा, आप बिना ट्रिक के याद रखो। अगर आपको बिना ट्रिक के याद होता है तो बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड है, पर अगर आपसे याद नहीं होता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको याद करने की कोशिश करें, हो सकता है आपको एग्जाम में इससे हेल्प हो जाए। नेक्स्ट बात देखो बेटा, यहां पर जो हम सीरीज देख रहे हैं, इस सीरीज को थोड़ा जनरलाइज करके बता सकते हैं। मतलब जनरलाइज करके देखो बेटा क्या बात है, जैसे कि आप यहां देखो बेटा, यहां पर दाता परमाणु कौन होगा बेटा, कार्बन, यहां भी कार्बन, नाइट्रोजन 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 होता है। तो बेटा देखो बेटा यहां पर मेनली क्या बात होती है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर हम लिगेंड के बारे में बात करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, नॉर्मली जनरल रूल बता रहा हूं बेटा मैं, ऐसा हर बार नहीं होगा, जनरल रूल ऐसा होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, जहां पर कार्बन डोनर होगा या नाइट्रोजन एटम डोनर एटम होगा। जनरली क्या होता है बेटा, जहां पर कार्बन डोनर एटम की तरह वर्क करेगा, मतलब दाता परमाणु होगा या नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा, उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल लेंगे। और अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करी जाए तो इनको छोड़ करके बाकी, जैसे कि आपके पास मान लीजिए सल्फर आ जाए, आपके पास ऑक्सीजन डोनर एटम आ जाए, आपके पास हेलोजन आ जाए, तो बेटा ऐसे डोनर एटम के साथ, मतलब ऐसे दाता परमाणु के साथ में क्या होते हैं बेटा, वो वीक फील्ड लिगेंड की भांति वर्क करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बेटा, आगे की ओर कौन से लगे, कार्बन नाइट्रोजन वाले लगे, और पीछे की ओर देख सकते हो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ हेलोजन आ गया, सल्फर आ गया, हेलोजन आ गया, सल्फर आ गया, अगेन ये हेलोजन आ गया, हेलोजन आ गया। तो आप देख सकते हो बेटा जनरल से बता सकते हैं। तो यहां पर बताया गया बेटा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी होती है बेटा, कार्बन डोनर की होती है। कार्बन डोनर से कम होती है बेटा नाइट्रोजन डोनर की, उससे कम होगी बेटा ओ डोनर की, ऑक्सीजन डोनर की, और लास्ट में होगी या तो हेलोजन डोनर की या फिर सल्फर डोनर की। ये बेटा बताया गया आपको कि कार्बन और नाइट्रोजन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे, प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होंगे, और ऑक्सीजन और हेलोजन को या फिर सल्फर को क्या बोलेंगे बेटा, हम वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे, दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड होंगे। तो बेटा अगर आपको ये बात भी कुछ याद रह जाती है तो भी आपका काफी हद तक एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, अगर वो एग्जैक्ट बात पूछेगा तो आपको लिगेंड की प्रक्रिया पूरी पता होनी चाहिए, लिगेंड की श्रेणी आपको पूरा पता होना चाहिए। तो बेटा ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, इसको अगर आप याद रखोगे तो कभी फायदे में, कभी नुकसान में नहीं जाओगे, हमेशा फायदे में रहोगे। हाँ, अगर आपको मान लो एग्जाम में भूल जाओ या कंफ्यूज हो जाओ तो बेटा आप इस श्रेणी को देख कर बता सकते हो कि कौन डोनर एटम स्ट्रॉन्ग होगा। कार्बन नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग की वर्क करेगा, और अगर बाकी है ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, हेलोजन आ गया, तब वो आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड की भांति कार्य करेगा। चलिए बेटा देखते हैं यहां पर कुछ स्पेशल केसेस जो कि आपको पॉइंट याद रख के चलने हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि पहली बात तो ये 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों के साथ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह व्यवहार करते हैं। देखो बेटा थोड़ी देर पहले आपने जो डिस्कस किया था क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में, ये सारी की सारी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बारे में आपने स्टडी करी, ये सबके सब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की भांति व्यवहार करेंगे। किसके साथ में, 3D श्रेणी के तत्वों के साथ में, 3D श्रेणी के तत्वों के साथ में वर्क करेंगे। 3D श्रेणी तत्व कौन कौन से बेटा, जैसे स्कैंडियम से लेकर के अगर हम बात करें आगे तक जो तत्व है हमारे पास में, जैसे जिंक तक की बात करी जाए, ये तत्व हमारे पास कौन से बेटा, 3D श्रेणी के। तो इनके साथ वर्क करेंगे कौन कौन से, SFL, कुछ लिगेंड SFL की तरह वर्क करेंगे, कुछ लिगेंड वीक फील्ड की तरह वर्क करेंगे। परंतु यदि हमारे पास में कोई तत्व 4D श्रेणी का आ जाए या 5D श्रेणी का आ जाए, मतलब कि हमारे पास यदि कोई तत्व 5वें आवर्त का आ जाए या 6ठे आवर्त का आ जाए, तो उसके साथ में प्रत्येक लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा, उसको आप कभी वीक फील्ड की तरह नहीं मानेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, कोबाल्ट +3 आयन के साथ में H2O या ऑक्जेलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए बात क्या है बेटा, थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि यदि ऑक्सीजन डोनर होता है, यदि ऑक्सीजन डोनर होता है तो क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको वीक फील्ड बोलते हैं। तो कायदे से तो दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, परंतु कोबाल्ट के +3 आयन के साथ में दोनों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की भांति व्यवहार करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह भांति व्यवहार करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, इनके साथ अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने की प्रवृत्ति रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, Fe+2 तथा Mn+2 के साथ अमोनिया वीक फील्ड की तरह वर्क करता है। मतलब देखो बेटा अमोनिया की अगर बात करें, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, परंतु Fe+2 और Mn+2 के साथ में किसकी भांति व्यवहार करता है बेटा, ये वीक फील्ड की भांति व्यवहार करता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, कॉपर+2 के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह व्यवहार करता है। कॉपर+2 के साथ में अगर हम H2O की बात करें तो बेटा यहां पर डोनर एटम कौन है हमारे पास, ऑक्सीजन, तो ये क्या है बेटा, होना चाहिए वीक फील्ड, परंतु कॉपर+2 के साथ में क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करता है। तो पहली बात तो बेटा आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, इन सभी पॉइंट को आपको याद रख के चलना है। इन सभी पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे के सवाल बनाने में बहुत ही आसानी महसूस होगी। चलिए बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं हम सवाल बनाएंगे कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल आया बेटा हमारे पास में FeCN6 4-, ये जो हमको आयन दिया गया है, ये जो हमको आयन दिया गया है, इस आयन का पहली बात तो नामकरण कर सकते हैं। अच्छा, आयन के नामकरण करने के एंड में आप आयन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका नामकरण करेंगे तो क्या नाम लिखेंगे बेटा, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन, ऐसा नाम लिख सकते हैं। जैसे पहले हमने देखा था बेटा, यौगिक देखा था, आपको याद होगा K4FeCN6 देखा था ना बेटा हमने, K4FeCN6,
तो उससे तो निकल करके आया है ये आयन। इसका नाम क्या लिखा था हमने, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ऐसे इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन, क्योंकि आयन है इस प्रकार से। चलिए वो तो बात हटाइए, अगली बात करते हैं। पहला काम क्या है बेटा, हमको यहां बताना है कि यहां पर किस प्रकार संकरण होगा। तो पहला काम तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहां पर इसके अंदर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब हमने देखा कि यहां पर लिगेंड कौन है, साइनाइड, और साइनाइड तो एक दंतुक लिगेंड है। तो कितने साइनाइड है बेटा, 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास, 6। जैसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देखेंगे हमारे दिमाग में दो बातें आएंगी, क्या, या तो संकरण इसका sp3d2 होगा या संकरण इसका d2sp3 होगा। बस संकलन को देख करके हमारे दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर को देख करके हमारे दिमाग में बात क्लियर हो गई है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से संकलन इसका सिर्फ दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो संकलन इसका sp3d2 होगा या संकलन इसका d2sp3 होगा। और दोनों में से कुछ भी हो, दोनों की आकृति क्या होगी, अष्टफलक की आकृति होगी। अब पहला काम क्या है बेटा, हमारे यहां देखना कि Fe पर आवेश क्या है। तो बेटा Fe पर आवेश सभी बच्चों को निकालना आता है। Fe पर हम x मान लेंगे, x मान लिया बेटा, तो मान लिया x, इसको x मान लिया हमने, x -6, कुल चार्ज कितना है इस पर -4। यहां सॉल्व करेंगे, x का मान क्या आएगा बेटा हमारे पास में +2 मान आएगा। इसका मतलब यहां पर आयरन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में है बेटा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम आयरन का विन्यास लिखेंगे। आयरन के बारे में अगर बात करें, आयरन का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, 26। विन्यास लिखेंगे, क्या होगा बेटा हमारे पास में, ये होगा आर्गन 4s2 3d6। मेरे हिसाब से सबको विन्यास लिखना आता है बेटा, ठीक है। अब आयरन के बाद अगर हम बात करें, आयरन का अगर हमें +2 का धनायन बनाना है, तो बेटा +2 धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले जाएंगे, +2 धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, 4s से निकालेंगे, 3d से निकालेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकाला जाता है, बाह्यतम कोश में से। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे पहले बाह्यतम कोश को देखना पड़ेगा। बाह्यतम कोश यहां पर चौथा है, ना कि तीसरा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो बेटा कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे। अर्थात यदि हम Fe+2 के विन्यास की बात करें, तो Fe+2 का विन्यास क्या होगा बेटा हमारे पास में, 3d6 विन्यास होगा। इस 3d6 विन्यास को बेटा हमने यहां पर ऐसे शो करा हुआ है, क्या बना, Fe+2 में बेटा 3d में 6 है, तो बेटा ये बनाया हमने 3d, ये बनाया बेटा हमने 4s, इसके आगे 4p होगा, उसके आगे 4d भी होगा, उसका भी हमने बनाया नहीं है। आप यदि चाहें तो इसके आगे 4d बना सकते हैं। 4d बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। 4d ये बन गया हमारे पास में, ये बन गया बेटा 4d। ये तो कक्षक होंगे बेटा इसके पास में, पहले 3d होगा, फिर 4s होगा, फिर 4p होगा, फिर 4d होगा। ये संरचना बना दी, ये बॉक्स डायग्राम बेटा हमने बनाया किसका, Fe+2 का। अब जब हमने Fe+2 को देखा, तो अब हमें देखना पड़ेगा लीगेंड को। Fe+2 को लिखने के बाद हमें लीगेंड को देखना पड़ेगा। लीगेंड के बारे में हमने बात करी बेटा, साइनाइड, Cn- में दोनों एटम कौन है बेटा, कार्बन। इसका मतलब ये क्या होगा, ये वर्क करेगा किसकी तरफ बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ। और यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ वर्क करेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा, युग्मन करेगा। क्या करेगा, युग्मन करेगा बेटा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने की प्रवृत्ति रखेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो प्रवृत्ति रखेगा बेटा इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने की, और अगर वीक फील्ड होगा तो युग्मन करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। क्योंकि यहां पर हमारे पास साइनाइड लिगेंड है बेटा, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो क्या करेगा बेटा, युग्मन करने की प्रवृत्ति रखेगा। युग्मन करने का मतलब क्या बेटा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो युग्मित है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो। अब युग्मन करेंगे तो बेटा युग्मन किस किस प्रकार से होगा, तो आप क्या करो बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को उछाल करके यहां पर लेकर आओगे, और इस इलेक्ट्रॉन को उछाल करके बेटा यहां पर लेके आओ। तो जब आप ये इलेक्ट्रॉन को उछाल करके यहां पर ले आओगे, तो देखो बेटा बात क्या बताई गई कि Cn- एकदम तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, वही सब बात, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के उपस्थिति कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा, और इसलिए धातु आयन संग्रहण के लिए 3d कक्षक उपलब्ध कराते हैं। मतलब क्या है बात का, देखिए जब यहां पर युग्मन हो जाएगा, तो युग्मन होने के बाद देखो अभी तक युग्मन नहीं था, जैसे युग्मन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब क्या हुआ बेटा, इस प्रकार से बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 ये रहा, ये 1 और ये। अब आप देखो बेटा हमारे पास वापस से बात आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कि हमारे पास साइनाइड हमको 6 लेकर के आने हैं। तो एक साइनाइड अपना एक लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, भाई एक साइनाइड अपना एक लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो 6 साइनाइड के लिए आपको कितने कक्षक चाहिए बेटा, 6 कक्षक चाहिए। तो यदि हमारे पास युग्मन हो गया तो इनका तो प्रयोग हम कर नहीं सकते। तो साइनाइड जब आएगा तो पहला साइनाइड यहां पर आएगा, एक Cn- यहां, फिर दूसरा साइनाइड यहां पर, दूसरा Cn- यहां, फिर तीसरा साइनाइड यहां पर, तीसरा ये हो गया, फिर चौथा आएगा, चौथा ये, फिर पांचवा आएगा बेटा, पांचवा ये Cn-, और लास्ट में आएगा बेटा हमारे पास एक और Cn-। तो हमारे पास कौन कौन से कक्षक इस्तेमाल हुए, ये तो बेटा हमारे पास कौन सा था, ये तो हमारे पास था 3d कक्षक, ये था बेटा हमारे पास में 4s कक्षक, ये था बेटा हमारे पास में कौन सा 4p कक्षक। तो कौन कौन से कक्षक इस्तेमाल हुए, तो 2 तो कक्षक इस्तेमाल हुए d के, 1 कक्षक इस्तेमाल हुआ s का, और 3 कक्षक इस्तेमाल हुए बेटा किसके, p के। तो d के 2, s का 1 और p के 3, तो क्या बन गया बेटा हमारे पास में d2sp3। इस प्रकार हमारे पास यहां पर d2sp3 संकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखो बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, अतः यह प्रति चुंबकीय संकुल है। देखो बेटा ये बात आप पहले ही पढ़ करके आ चुके, यदि कहीं पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उस प्रजाति को अनुचुंबकीय बोलते हैं, और यदि कहीं पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब उस प्रजाति को हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पहले ही सीख करके आ चुके हो। तो बेटा यहां पर आप देख सकते कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए प्रजाति कैसी होगी बेटा, प्रतिचुंबकीय होगी। ये बात बेटा सभी लोग जानते हैं।
नेक्स्ट बात देखो बेटा, अंतः डी संकरण, अंतः डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, अतः ये एक अंतः कक्षक संकुल है। अब देखो बेटा, ये नया नाम है आपके सामने, अंतः कक्षक संकुल। पहली बात तो अंतः कक्षक संकुल का मतलब क्या होता है? जब आपको अंदर वाला डी इस्तेमाल करता हुआ दिखेगा, जैसे कि D2sp3 हो गया, DsP3 हो गया, इस प्रकार की अगर आपको सब दिखता है, तो जब आपको अंदर का डी कक्षक इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा, तब उसके लिए आप क्या बोलेंगे बेटा? उस कक्षक को क्या बोलेंगे? उस संकुल को क्या बोलेंगे आप? अंतः कक्षक संकुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतः कक्षक संकुल। मतलब कि अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं बेटा? हम उसको अंतः कक्षक संकुल बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात देखो बेटा, ज्यामिति क्या है? अष्टफलकीय। ये बेटा अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय क्यों कहा गया बेटा? इसको आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से संकरण क्या निकल गया? sp3d2 d2sp3। मतलब यहां पर इसका ज्योमेट्री क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया कि ये कैसा है? अष्टफलकीय है, जिसको कि हम चाहें तो वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्मन कारण निम्न चक्रण संकुल होगा। अब निम्न चक्रण संकुल का मतलब क्या होता है? इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात देखनी पड़ेगी बेटा। देखिए, अगर हम चक्रण की बात करते हैं तो चक्रण का मतलब क्या होता है? जैसे कि बेटा आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि म्यू सल्फर, मतलब क्या? म्यू स्पिन ओनली। म्यू स्पिन ओनली निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? चक्रण, केवल चक्रण, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट सीखा होगा बेटा आपने, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है बेटा हमारे पास में ये √n×n+2। शायद सूत्र आपने पढ़ा होगा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में। इसका यूनिट होता है बेटा बोहर मैग्नेटॉन, Bm। इस सूत्र को इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख के चलना। जब भी कभी हमें कहीं पर चुंबकीय आघूर्ण निकालना होगा, कौन सा? चक्रीय, केवल चक्रण, मतलब कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, केवल चक्रण वाला चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है बेटा √n×n+2, और Bm का मतलब है बेटा बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है। जहां पर n बताता है बेटा किसमें? इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब इस सूत्र के हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर शून्य है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n का मान शून्य है। और यदि n का मान शून्य है तो म्यू का मान क्या आएगा बेटा? 0। इसका मतलब यहां पर क्या है? म्यू का मान 0। जब म्यू का मान 0 है तो इसका मतलब ये कैसी प्रजाति होगी बेटा? ये प्रजाति हमारे पास प्रतिचुंबकीय, ऐसे भी देख सकते हैं। अब पॉइंट यहां पर कह रहा है बेटा निम्न चक्रण संकुल है। तो बेटा निम्न चक्रण संकुल, दो प्रकार के संकुल होते हैं। एक होता है बेटा निम्न चक्रण संकुल, एक होता है बेटा उच्च चक्रण संकुल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कोई कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है अर्थात निम्न चक्रण है, या वो हाई स्पिन है अर्थात उच्च चक्रण है। इसको बताएंगे कब? जब हमारे पास विन्यास होगा D4 से D7। यदि हमारे पास में D4 से D7 तक का विन्यास आ रहा है केंद्रीय धातु परमाणु का, तभी जाकर के वहां पर आप क्या बता सकते हैं बेटा? उसको आप निम्न चक्रण संकुल बता सकते हैं, या फिर उच्च चक्रण संकुल बताएंगे। अब निम्न कब बताएंगे और उच्च कब बताएंगे, तो उसको देखने के लिए आपको यहां पर विन्यास को देखना पड़ेगा। सुनिएगा बात मेरी ध्यान से। जब हम Fe+2 की बात कर रहे थे, देखो पीछे आ रहा हूं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। जब हम Fe+2 की बात कर रहे थे, ये Fe+2 के शुरुआत में जब ये इस प्रकार था, जब कभी कोई लिगेंड नहीं आया था, तब कितने अयुग्मित थे इसके पास? अभी कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 अयुग्मित है इसके पास 4। जब यौगिक का निर्माण हो गया तब कितने युग्मित है बेटा इसके पास में? तब इसके पास तो कोई अयुग्मित नहीं है। तो यदि किसी यौगिक में इस प्रकार हो कि पहले के मुकाबले में बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए, क्या बोला मैंने? पहले के मुकाबले में बाद में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए, तब उसको बोलेंगे निम्न चक्रण संकुल। और यदि पहले के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी प्रकार से रहे, यथावत रहे, मतलब कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाद में भी रहेंगे, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको उच्च चक्रीय संकुल, उच्च चक्रण संकुल बोलेंगे। तो याद आपको रखना है बेटा कि D4 से D7 तक ही बता सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि D4 से D7 तो बताएंगे, पर D4 से D7 के अंदर यदि पहले जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास था, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले थे, लिगेंड के आने के बाद भी अगर उतने ही रहेंगे, तब कहलाएगा उच्च चक्रण संकुल। और जितने पहले थे यदि उससे कम हो गए, मतलब कि अगर वहां पर कहीं कोई पेयरिंग हो गई, युग्मन हो गया, तब कहलाएगा बेटा वो क्या? निम्न चक्रण संकुल। तो बेटा अभी आपने देखा था Fe+2 था, Fe+2 बेटा D6 विन्यास था, इसका मतलब इस श्रेणी में आएगा, D4 से D7 के बीच में आएगा। पहले आपके पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 4 अयुग्मित थे, अब आपके पास में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इस संकुल को क्या कहेंगे बेटा? हम निम्न चक्रण संकुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? निम्न चक्रण संकुल। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई, अंतः कक्षक का मतलब क्यों है, क्या मतलब है इसका, जब आप अंदर वाले डी का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रतिचुंबकीय का मतलब तो आप जानते ही हो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बता सकते हो बेटा। आप यहां पर n का मान क्या रखोगे? 0, कोई भी अयुग्मित नहीं है, तो इसके लिए म्यू का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके लिए बेटा म्यू का मान 0 आ जाएगा ना, n का मान 0 होगा तो म्यू का मान 0 हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। अच्छा D4 से D7 के बीच में है, मतलब यहां पर हम इसको निम्न चक्रण या उच्च चक्रण बोल सकते हैं, परंतु D6 विन्यास है
और यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं, इसका मतलब पहले के मुकाबले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है, तो क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको निम्न चक्रण संकुल बोलेंगे। तो बेटा मेरे हिसाब से बातें आपको क्लियर हो रही है, किस प्रकार संकरण के बारे में बात बताई जाएगी। आप और एग्जांपल देखेंगे तो आपको बातें और भी क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास आया FeCl6-3। अब फिर से वही काम है हमारे पास, पहले यहां पर विन्यास बताएंगे। पहला काम है यहां पर हमारा बताना ऑक्सीकरण अवस्था। देखो बेटा ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो x -6 बराबर -3, यहां से x का मान क्या निकल के आएगा बेटा, हमारे पास +3 आएगा। इसका मतलब Fe यहां पर कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ है बेटा, +3 के अंदर बैठा हुआ है। यहां तक बात क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, ठीक है। अगला काम क्या बेटा हमारे यहां देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखेंगे बेटा, यहां पर Cl कितना लगेगा बेटा, यहाँ पर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या होगा बेटा हमारे पास 6। इसका मतलब क्या है, संकरण दो ही प्रकार का होगा, या तो वो sp3d2 वाला होगा, या फिर वो कैसा होगा बेटा हमारे पास में d2sp3 वाला होगा। तो बेटा अगला काम हमारा क्या है, हमने तो बेटा यहाँ पर विन्यास के बारे में देखा। विन्यास क्या बनेगा बेटा हमारे पास Fe+3 का। अगर हम Fe की बात करते हैं तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d6 विन्यास बनेगा। अब बेटा देखो हमें क्या करना है, Fe का बनाना है +3 बनाने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो यहां से जाएंगे, 1 जाएगा यहां से, बचेंगे यहां पर 5, तो विन्यास का बन जाएगा हमारे पास में आर्गन 3d5। तो ये विन्यास बन गया बेटा हमारे पास में Fe+3 का, Fe+3 का विन्यास का बन गया आर्गन 3d5 विन्यास बन गया। अगला काम है बेटा हमारा बॉक्स डायग्राम देखना। बॉक्स डायग्राम देखेंगे तो बेटा Fe+3 में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है 3d में, फिर 4s है, फिर 4p है, फिर 4d है। अब इसके बाद हमको देखना होता है बेटा लीगेंड को। जब हम लीगेंड को देखेंगे तो बेटा लीगेंड कौन है हमारे पास, Cl-, ये है हमारे पास में लीगेंड। अब Cl- का मतलब क्या है बेटा, ये तो हेलोजन डोनर है, और हेलोजन डोनर का मतलब क्या है, तो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन में युग्मन नहीं करवा सकता। जब इलेक्ट्रॉन में युग्मन नहीं करवा सकता तो जैसी अवस्था पहले है वैसी अवस्था बाद में रहेगी, वही वाली बातें सब बताई गई है। तो बेटा जब इसमें युग्मन नहीं होगा तब आपको बेटा वहां पर कक्षक चाहिए। आपके कक्षक कितने चाहिए, जितने आपको लिगेंड लेने, लिगेंड चाहिए कितने आपको, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब आपको 6 लिगेंड चाहिए, तो 6 लिगेंड के लिए आपको 6 कक्षक रिक्त चाहिए। अब बेटा इनका तो आप प्रयोग कर नहीं सकते, तो किसका किसका प्रयोग करोगे, 1 2 3 4 5 6, एक तो S का हो गया, 3 P के हो गए, 2 D के हो गए, तो एक Cl- यहां पर आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा, छठा यहां आएगा। क्या बनेगा बेटा संकरण हमारे पास में, एक तो हो गया बेटा हमारे पास में S, एक तो हो गया बेटा हमारे पास में S, एक तो हो गया बेटा हमारे पास में S। देखो बेटा एक तो S हो गया, फिर हो गया बेटा 3 हमारे पास P, और 2 हो गया बेटा हमारे पास D। तो संकरण क्या निकल के आएगा बेटा हमारे पास में, sp3d2 संकरण निकल के आएगा। अब sp3d2 संकरण निकल के आया, देखो sp3d2 संकरण आ गया बेटा हमारे पास, ये हमको Cl- मिल गए। अब बात करें बेटा हम यहां पर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं है, अतः यह अनुचुंबकीय संकुल है। बिल्कुल सही बात है बेटा, यहां पर n का मान निकालेंगे, n का मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने अयुग्मित है बेटा यहां पर 5, तो बेटा म्यू का मान निकालेंगे, वो कितना आएगा हमारे पास में, √5 × 5 + 2, इसको निकालेंगे बेटा, बोर मैग्नेट्रॉन का यूनिट होगा, सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 5.9 समथिंग आएगा। तो 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ऐसी बात यहां पर कही जा सकती है। नेक्स्ट बात देखो बेटा, सेम टू सेम 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन हमारे पास आ गया। बाह्य डी कक्षक, देखो बेटा डी कक्षक जो प्रयोग हो रहा है ये कौन सा है बेटा, ये nth कक्षक है ना बेटा। देखो n सेल क्या, 4 सेल, ये जो डी प्रयोग हो रहा है ये nth कक्षक का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बेटा क्या, बाह्य कक्षक संकुल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। अगला ज्यामितीय अष्टफलकीय, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो अष्टफलकीय रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होने के कारण यह उच्च चक्रण संकुल रहेगा। अब देखो बेटा उच्च चक्रण संकुल क्यों है बेटा उच्च चक्रण संकुल, हमने क्या बताया था आपको कि यदि हमारे पास विन्यास जो दिया हुआ है वो D4 से D7 के मध्य हो तब उसको हम उच्च चक्रण या निम्न चक्रण बोल सकते हैं। यहां क्या निकल के आया था बेटा हमारे पास, D5 आया था ना बेटा, ये D5 विन्यास आया था हमारे पास, D5, इसका मतलब ये इस श्रेणी में आ रहा है, तो हो सकता है। अब पहले भी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, बाद में भी 5 अयुग्मित है, क्यों, क्योंकि Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, वो युग्मन कर नहीं सकता, तो पहले जितने अयुग्मित थे उतने ही बाद में भी है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम उच्च चक्रण संकुल बोलेंगे। ध्यान देना बेटा D1 से लेकर D3 और D7 के आगे मतलब D8 D9 D10 के लिए आप उच्च चक्रण और निम्न चक्रण के बारे में कुछ खास घोषणा नहीं कर सकते, यहां पर आप यहां बताएंगे D4 से D7 के बारे में आप कमेंट कर सकते। नेक्स्ट बात देखो बेटा, अगला एग्जांपल आया हमारे पास में NiCN4-2, बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद देखोगे बेटा आप Ni+2 बनेगा आपके पास में 3d8 कॉन्फिगरेशन, यहां पर आपके पास संकरण निकल के आएगा बेटा DsP2। अब देखो बेटा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो यहां पर 3d में युग्मन हो गया, तो DsP2 संकरण हो गया। ज्यामिति क्या होगी बेटा, देखो DsP2 के हिसाब से ज्यामिति क्या है इसकी बेटा, वर्गाकार समतलीय, प्रति चुंबकीय होगा, क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन n का मान यहां पर 0 आएगा, इसका मतलब बेटा म्यू का मान भी 0 आएगा, इसका मतलब ये प्रजाति कैसी है, प्रति चुंबकीय है। और अंतःकक्षक संकुल, अब बेटा अंतःकक्षक संकुल क्यों है, क्योंकि अंदर वाला डी उपयोग में हो रहा है,
ये अंदर वाला डी हो रहा है ना बेटा 3D का, तो n-1d उपयोग में हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम अंतःकक्षक संकुल बोलेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा FeCO5 इसका द्वितीय आगमन शून्य है। DsP3 होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा, अंतःकक्षक संकुल होगा, निम्न चक्रण संकुल होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। इसको बेटा आप खुद से ड्रॉ करके देखेंगे। अगर आप इसे खुद से ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको बातें सारी समझ में आ जाएगी किस प्रकार संकरण यहां पर हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो बेटा PtCl4-2। अब देखो बेटा PtCl4-2 की अगर बात करें तो Pt प्लेटिनम है हमारे पास। ये कौन सा श्रेणी का तत्व है? ये जो तत्व है हमारे पास में बेटा ये 4D श्रेणी का तत्व है ना बेटा, याद है आपको? NiPdPt एलिमेंट ऐसे रखे होते हैं बेटा हमारे पास में, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो बेटा पैलेडियम और प्लेटिनम ये तत्व क्या है बेटा 4D और 5D के हैं, और 4D 5D का होने की वजह से यहां तो प्रत्येक लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो क्या होगा? देखो बेटा कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको ये एग्जांपल बता देता हूं किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो बेटा निकल की अगर हम बात करें, निकल का एटॉमिक नंबर क्या है? निकल का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 28। इसका अगर आप कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में आर्गन 4s2 3d8। अब देखो बेटा पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का हमारा फायदा यही था, हमको पता है कि किसी वर्ग के अंदर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल समान होता है। तो यदि हम बात करें बेटा यहां पर तो इसके नीचे क्या होगा, तो निकल के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होगा बेटा प्लेटिनम होगा, पैलेडियम होगा, सॉरी पैलेडियम होगा, उसके नीचे क्या होगा बेटा हमारे पास प्लेटिनम होगा। तो बेटा पैलेडियम और प्लेटिनम की अगर बात करें तो बेटा इसका विन्यास होता है बेटा हमारे पास में क्रिप्टॉन 5s0 4d10, ये विन्यास होता है बेटा इसका। और इसका बेटा होता है हमारे पास में क्रिप्टॉन के बाद आएगा जिनॉन 6s1 और 5d9, ये विन्यास होता है बेटा हमारे पास। इसको बताने का बेटा पर्पस आपका ये कि बेटा देखो पहली बात तो ये विन्यास काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेटा कैसे एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन है इसके बारे में तो आप देख करके पहले भी आ चुके हो, ये एक और एक एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बात यहां पर ये कि हमको यहां पर इलेक्ट्रॉन की कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से देखना है। इसके पास बाध्यम कोष में 2 और ये 3D टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। आपको बेटा यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, आपको बेटा यहां पर भी क्या मिलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो कहने का मतलब बेटा मेरा यहां पर ये है कि अगर आप निकल की विन्यास को देख लेते हो तो कुछ कुछ वैसा ही विन्यास आपको प्लेटिनम +2 का मिलेगा। अच्छा प्लेटिनम +2 क्यों बन रहा है? आप चाहो तो यहां पर 4 निकाल सकते हो, जैसे कि प्लेटिनम को अगर मैं x मान लूं, x मान लूंगा तो बेटा Cl पे -1 है मतलब -4 हो गया, कुल चार्ज -2 दे रखा है। इसका मतलब यहां से x का मान क्या निकल करके आएगा हमारे पास में +2 मान निकल के आएगा। अब हमें बेटा कौन दे रखा है? हमें प्लेटिनम दे रखा है, ये है बेटा प्लेटिनम हमारे पास। प्लेटिनम का अगर हम +2 बनाते हैं तो बेटा प्लेटिनम का +2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने पड़ेंगे। तो जिनॉन तो एज इट इज बना रहेगा, ये तो रहेगा। 6s में तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 5d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या बचेंगे बेटा यहाँ पे 8 बचेंगे। तो विन्यास का बचेगा बेटा हमारे पास में 5d8 विन्यास बचेगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा? 5d8 विन्यास बचेगा, यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहा हूं। देखिए क्या होगा बेटा हमारे पास 5d8 विन्यास आ गया हमारे पास, ये हो गया प्लेटिनम +2। तो हमारे पास क्या बन के आया बेटा प्लेटिनम +2 आया, ये आया हमारे पास प्लेटिनम +2, ये प्लेटिनम +2 आ गया हमारे पास में। इसका विन्यास क्या आया बेटा हमारे पास में जिनॉन 5d8, ठीक है। अब जिनॉन 5d8 के हिसाब से आप बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो बेटा आपने बॉक्स डायग्राम बनाया इस प्रकार से 1 2 ये इस प्रकार 5 यहां कक्षक, ये तो आपके पास में 5d का कक्षक हो गया। 5d के बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास में 6s आएगा, इसके बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास में 6p आएगा, 6p के बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास 6d आएगा। ऐसे बता सकते हैं बेटा इसके अंदर ये 6d आएगा, ठीक है। अभी बेटा 5d में 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। इसके बाद मेरा काम क्या होता है, मैं चेक करूंगा लिगेंड के बारे में। जब मैं लिगेंड को यहां पर चेक करता हूं तो बेटा लिगेंड कौन है मेरे पास Cl-, परंतु क्योंकि प्लेटिनम जो है ये क्या है बेटा हमारे पास में 5d श्रेणी का तत्व है, इसका मतलब यहां पर प्रत्येक लिगेंड क्या वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा। तो Cl- भले ही वीक फील्ड होता है परंतु यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा मतलब क्या करेगा, युग्मन करेगा। युग्मन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को पीछे भेज दूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये रहा हमारे पास में डी कक्षक। ये तो पहले हो गया हमारे पास में प्लेटिनम का +2, जब Cl- आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसके बाद एक S का खाली है, इसके बाद ये P के खाली है, सेम टू सेम D का बना सकते हैं, सेम टू सेम। अब अगर यदि हम देखें बेटा समन्वय संख्या क्या है यहां पर 4 समन्वय संख्या का मतलब क्या है कि आपको 4 लिगेंड रखने के लिए 4 रिक्त कक्षक चाहिए। तो वो कौन कौन से, तो एक तो ये, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो बेटा क्या क्या कक्षक इस्तेमाल हुए हमारे पास में, एक तो 5d इस्तेमाल हुआ, एक 6s इस्तेमाल हुआ और 2 6p के इस्तेमाल हुए। तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास कक्षक यहां पर संकरण क्या बनेगा, DsP2। देखो बेटा ये लिखा हुआ है DsP2। DsP2 कैसा होता है बेटा, वर्गाकार समतल, ये लिखा हुआ है। अब चूंकि अंदर वाला D उपयोग में आ रहा है, n-1d वाला उपयोग में आ रहा है, इसके लिए nth कक्षक होगा, छठा कक्षक, तो पांचवा कक्षक हो जाएगा इसके लिए n-1। तो n-1 का उपयोग हो रहा है मतलब ये अंतः कक्षक होगा, निम्न चक्रण होगा। क्यों? क्योंकि पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे 2, अब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, निम्न चक्रण संकुल होगा। अच्छा प्रतिचुंबकीय होगा, क्यों? क्योंकि n का मान क्या है बेटा यहाँ पर, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा यहाँ पर 0, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका बाद n का मान 0, तो म्यू का मान क्या आ गया बेटा हमारे पास में 0 आ गया। तो कैसी स्पीशीज है बेटा ये, प्रतिचुंबकीय स्पीशीज।
तो बेटा ऐसे भी आप यहां पर देख सकते हैं निकाल करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, FeS2O5NOSO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, इसको आपको याद रख के चलना है। सुनिए बात ध्यान से, देखिए FeS2O5NO की अगर हम बात करें, SO4 कंपाउंड की बात करें, पहली बात तो ये होता है बेटा भूरी वलय संकुल। भूरी वलय संकुल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या बेटा, इसको हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बहुत ही फेमस कंपाउंड होता है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसको यूज करते हैं बेटा कहां पर, नाइट्राइट के टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पहली बात तो ये सुनिए ध्यान से, जब हम नामकरण कर रहे थे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, तब मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि अगर आप Fe के साथ में, मैंने आपको जुगाड़ बताया था एक, याद है आपको जुगाड़ क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी Fe के साथ में NO मिल जाता है तो NO को आप हमेशा +1 में मान करके चलेंगे, मतलब कि आप उसको नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम मान करके चलेंगे। अब आप क्या करेंगे बेटा, पहला काम तो आपका ये कि यहां पर निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो बेटा Fe को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। चलिए हमने Fe को X मान लिया, H2O पे तो 0 है तो 0 लिख दिया, NO पे क्या था बेटा +1, सल्फेट बेटा -2, नेट चार्ज 0 हो गया, तो यहां से X का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास में +1। तो यहां पर Fe क्या है बेटा, यहां पर +1 में बैठा हुआ है, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा +1, ठीक है। अब आप एक बात देखो बेटा, अगला काम होता है हमारा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या, 5 लग रहे हैं वाटर, 1 लग रहा है बेटा नाइट्रोसोनियम। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमको कितना मिल गया बेटा, 6 मिल गया। और 6 को मिलते से हमारे दिमाग में क्या बात आएगी, संकरण या तो sp3d2 होगा या संकरण यहां पर क्या होगा बेटा D2sp3 होगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब आप देखो बेटा, ये आपके सामने पहला यौगिक ऐसा आया है जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के आपके सामने लिगेंड है। अब लिगेंड कौन कौन से है इसके अंदर, इसके अंदर कौन है बेटा, हमारे पास 5 तो है वाटर और 1 क्या है बेटा हमारे पास में NO लिगेंड, ठीक है। अब H2O की और NO की अगर बात करी जाए, H2O और NO दोनों ही लिगेंड के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा आप ये बात देख सकते हो, H2O की बात करें चाहे NO की बात करें, दोनों के अंदर बेटा क्या है, प्रकृति अलग अलग है। मतलब क्या है आप यहां पर H2O की अगर हम बात करते हैं तो H2O में डोनर एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन। मतलब कि ये क्या है, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या है बेटा, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है। पर NO+ की अगर बात करें डोनर एटम कौन, नाइट्रोजन है यहां पर, इसका मतलब ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बात यहां पर है कि दोनों का प्रकार तो उल्टा है। अगर दोनों SFL होते तो युग्मन कर देते, दोनों वीक फील्ड होते तो युग्मन नहीं करते, परंतु एक SFL और एक WFL है तो क्या करेंगे। तो बेटा इसके केस में आप एक बात याद रखेंगे कि जिसका नंबर ज्यादा होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, उसी की बात मानी जाएगी। मतलब यहां पर यह है कि अभी आप देख सकते हैं कि बेटा 5 वीक फील्ड हैं और 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो मानी किसकी जाएगी बेटा बात, वीक फील्ड की। अगर 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड होते और 1 फील्ड होता, तब किसकी बात मानते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात मानते हैं। परंतु यहां पर 5 वीक फील्ड और 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका मतलब यहां पर वीक फील्ड की बात मानी जाएगी। मतलब कि यहां पर जो आप लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से विन्यास, उसका युग्मन करना और नहीं करना वीक फील्ड के हिसाब से देखा जाएगा। अब आते हैं बेटा हम यहां पर Fe के विन्यास के हिसाब से। देखिए अगर हम Fe के विन्यास के बारे में बात करें तो बेटा Fe का विन्यास क्या है बेटा, यहां पर Fe की बात करें, अगर हम Fe की अगर बात करते हैं, Fe क्या है बेटा हमारे पास +1 में, Fe का एटॉमिक नंबर बेटा 26 है, विन्यास होता है बेटा इसका आर्गन 4s2 3d6 विन्यास होता है। अगर हम इसका Fe का +1 बनाते हैं तो Fe का +1 बनाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा, हमारे पास 4s से निकलेगा। तो ये विन्यास क्या बना बेटा हमारे पास में, आर्गन 4s1 3d6, ये विन्यास बन गया। बात क्लियर है यहां तक, यहां पर कोई दिक्कत बेटा, यहां कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला काम क्या बेटा, आप यहां पर लिखेंगे इसका बॉक्स डायग्राम। बॉक्स डायग्राम लिखा बेटा आपने, आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां पे 3D मिलेगा। 3D लिखा बेटा आपने ऐसे, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा आपके पास में 4s होगा, ये बेटा आपके पास में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में क्या होगा बेटा आपके पास में 4p होगा, ये होगा बेटा आपके पास में 4p, ये लिख देता हूं बेटा मैं 3D हो गया। ये होगा बेटा हमारे पास में 4s, ये होगा बेटा हमारे पास में 4p, और 4p के बाद क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में आगे 4d कक्षक भी आ जाएगा। ये कक्षक भी अभी रखा हुआ है इसके पास में, ठीक है। अब हम देखते बेटा यहां पर हमारे पास लिगेंड कौन सा है। अब देखो बेटा लिगेंड कौन सा हमारे पास में, तो लिगेंड को अगर आप देखते हो बेटा, लिगेंड कौन है हमारे पास में, 5 H2O और 1 NO है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये तो NO+ है, ये जो NO+ है बेटा, ये तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ वर्क करना चाहेगा, पर 5 वीक फील्ड इसको रोक देंगे तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा बेटा, वीक फील्ड होगा। अब यदि वीक फील्ड होता है, इसका मतलब युग्मन तो कहीं होगा नहीं, युग्मन तो कहीं होगा नहीं। अब यदि युग्मन नहीं होता है तो सुनिएगा बात ध्यान से, यदि युग्मन नहीं होता है तो कक्षक कौन कौन से मिलेंगे हमको, तो कक्षक कौन कौन से मिलेंगे, देखो बेटा ये नहीं मिल सकते कोई कक्षक, ये नहीं मिलेगा, ये कक्षक मिलेंगे हमको। अच्छा समन्वय संख्या कितनी है बेटा इसकी, 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब हमको 6 तो चाहिए, तो 6 हमें कौन कौन चाहिए, तो बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान सुनिएगा बेटा। देखो इसको बेटा नोट मत करना, मैं आपको बता रहा हूं 6 कौन कौन से मिलेंगे हमको। 6 मिलेंगे बेटा आपको, पहला 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा, ये तो मिलेंगे हमको। तो इनके हिसाब से अगर देखें संरचना, तो संकरण क्या बनकर के आना चाहिए, अगर हम देखें संकरण क्या बनकर आना चाहिए, तो 3 तो हो गए पी के, 3 तो हो गए पी के और 3 हो गए डी के। संकरण क्या बनेगा बेटा, P3D3। क्या संकरण पॉसिबल है, नहीं।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर दो ही केस पॉसिबल, या तो sp3d2 या d2sp3। तो अभी हमने ये बात देखी है कि यहां पर संकरण पॉसिबल नहीं है। तो संकरण पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो बेटा, किसी भी संकरण के अंदर s का शामिल होना अनिवार्य होता है। विदाउट s देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। s के बिना संकरण नहीं हो सकता। sp, sp2, sp3d या dsp2 या sp3 या sp3d या dsp3 या sp3d2 या d2sp3, किसी भी संकरण की आप बात कर लो, बिना s का संकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या बेटा, आपको s को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप ये बात याद रखेंगे, अगर आपको कभी इस तरीके से आंसर नहीं आता है तो आप अपना दिमाग खुला रखेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर बेटा s के इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना पड़ेगा। तो बेटा s के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम इसे पीछे की ओर यहां पर भेज देंगे। तो जब ये पीछे की ओर जाएगा ऐसा, तो बेटा यहां पर चला जाएगा इस तरीके से, ये चला जाएगा बेटा ऐसा। इसको बोलते क्या बेटा, s पेयरिंग। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको s के बारे में बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन चला गया पीछे की ओर। अब जब इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर चला गया, उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा हमारे पास में, ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, ये तो विन्यास हमारा बन नहीं सकता। तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास नया, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर Fe का +1 का विन्यास क्या बनेगा, ये बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स आ गया। अब क्या हुआ बेटा, यहां पर 1 2 ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ये 3 4 हो गया, ये 5 और ये 6 तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा बेटा। इस प्रकार इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि युग्मन नहीं हो सकता। देखो बेटा, युग्मन जो हो रहा है ना, उसमें लिगेंड का कोई रोल नहीं है। लिगेंड चाहता है युग्मन नहीं हो, पर s को शामिल करना मजबूरी है। s को शामिल करना मजबूरी है, इसलिए हम s के इलेक्ट्रॉन को पीछे भेज रहे हैं। s के इलेक्ट्रॉन को पीछे भेजने में यहां पर लिगेंड का कोई योगदान नहीं है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रख के चलना। लिगेंड चाहता है युग्मन नहीं हो, पर s को शामिल करे बिना हाइब्रिडेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, s को पीछे भेजना पड़ेगा। तो s को पीछे भेजने में कोई भी रोल नहीं यहां पर लिगेंड का। सारा रोल क्या है बेटा कि विदाउट s देयर इज नो हाइब्रिडेशन, इसलिए आपको s को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए आपने s को खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन को पीछे भेज दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा पीछे की ओर चला गया तो क्या हो गया, ये कक्षा खाली हो गया। अब क्या क्या बचा हमारे पास बेटा, ये p बचा। अब क्या बचा बेटा हमारे पास में, ये d बचा, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 4d वाला, ये है बेटा हमारे पास में 4p वाला, ये है बेटा हमारे पास 4s वाला, ये क्या है बेटा हमारे पास में 3d वाला। क्लियर है बात? अब आप ये बात देखो बेटा, यदि हम यहां पर बात करें अब संकरण क्या होगा, तो हमें कितने चाहिए बेटा, यहां पर 6 चाहिए। वो 6 हमें कौन कौन से मिलेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये मिलेगा हमें। तो क्या मिलेगा संकलन बेटा, आप देखो, 1 तो मिल गया हमको s का, 3 मिल गया बेटा हमको p के, 2 मिल गया बेटा हमको d के। तो क्या बनेगा बेटा संकलन, sp3d2। क्या संकलन बनेगा हमारे पास बेटा, sp3d2। क्या संकलन पॉसिबल है, जी हाँ। तो आप देखो बेटा क्या संकलन बनेगा, sp3d2। अब sp3d2 का आपसे ज्यामिति क्या होनी चाहिए, वर्गाकार द्विपिरामिड या फिर अष्टफल की ज्यामिति होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डी जो उपयोग में हो रहा है वो कौन सा बेटा, बाह्यतम कक्षक वाला, बार वाला हो रहा है, n वाला हो रहा है, इसका मतलब बाह्य कक्षक संकुल होगा। अनुचुंबकीय होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली अनुचुंबकीय होगा। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिले बेटा आपको, देखो 1 2 3, ये 3 आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो n का मान क्या निकल के आएगा बेटा, यहां पर 3 मान आएगा। n का मान 3 आ गया, इसका मतलब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 मिल गई। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 3 मिल गई है तो बेटा यहां पर म्यू का मान बता सकते हो। म्यू का मान क्या होगा बेटा, आप देख सकते हो म्यू का मान क्या होगा। म्यू का सूत्र बेटा आप सभी लोग पढ़कर आ चुके हैं। म्यू का सूत्र क्या है बेटा हमारे पास में, √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये सूत्र है बेटा आपके पास में। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे बेटा, क्या आएगा 3 × 3+2। सॉल्व करेंगे बेटा, वैल्यू आएगा आपके पास में 3.8 समथिंग, 3.8 बोर मैग्नेटॉन, ये बेटा आपके पास यूनिट आएगा यहां पर। तो 3 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा, 0.8 0.9 उससे मतलब नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बेटा यहां पर हमने बात करी किसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसमें आपने देखा किस प्रकार से पेयरिंग हो सकती है और किस प्रकार से पेयरिंग नहीं होगी, सबके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस करा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको आप याद रख के चलेंगे। ऐसे में यहां पर बेटा क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल देखो बेटा, CuNH3 4+2, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। देखो CuNH3 4+2, इसका कंपाउंड होता है बेटा हमारे पास में कौन सा, CuNH3 SO4। CuNH3 SO4 ये कंपाउंड होता है बेटा। ये कंपाउंड होता है बेटा हमारे पास में डार्क ब्लू या डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ये डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है, याद रख के चलेंगे बेटा। आप क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है बेटा स्विट्जर सॉल्ट। क्या बोलते हैं, स्विट्जर सॉल्ट। पहले भी आ चुका है यहाँ पे, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, याद है बेटा आपको बताया था मैंने इसका नाम, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं इसको हम। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट के अलावा एक और नाम बताया था आपको इसका, क्या, स्विट्जर सॉल्ट। और बाकी यदि आप चाहें तो आईयूपीएसी बता सकते हैं। आईयूपीएसी क्या होगा, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। देखो बेटा कॉपर 2 क्यों, कॉपर पे +2 चार्ज है, तो बेटा चार्ज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्टली बात करते हैं यहां पर कॉपर की। यदि हम बात करें तो कॉपर का विन्यास क्या बेटा हमारे पास 29 कॉन्फिगरेशन बनेगा हमारे पास आर्गन 4s1 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शनल होता है। जब हमें कॉपर का +2 बनाना होगा तो कॉपर के +2 बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा 2, तो ये क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, क्या बचेगा बेटा 3d9। विन्यास क्या बन गया बेटा हमारे पास में, आर्गन 3d9 विन्यास बन गया। ठीक है, ये बन गया बेटा आर्गन 3d9। बॉक्स डायग्राम लिखेंगे बेटा इसका, कॉपर के साथ +2 लिखा हमने,
ये लिखा बेटा बॉक्स डायग्राम, ये है हमारे पास में बॉक्स, ये पहले आया हमारे पास में 3D में 9 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ऐसा भर दिया हमने। इसके बाद क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे पास, सॉरी ये होगा बेटा हमारे पास 4s, ये होगा बेटा हमारे पास में 4p, और 4p के आगे क्या होगा बेटा हमारे पास में 4d होगा, इस प्रकार से ये हो गया बेटा 4d। ठीक है, बात क्लियर है। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा हमारे पास में 4। इसका संकलन दो प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा, sp3 हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है। क्या बोला बेटा मैंने, या तो sp3 हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है। अब यदि हमारे पास संकलन sp3 या dsp2 हुआ तो यहां पर क्या होगा, तो बेटा देखो यहां पर क्या होगा, आपको चाहिए बेटा 4, तो वो 4 आप कौन कौन से प्रयोग कर सकते हो, ध्यान से देखना बेटा, 4 आप कौन कौन से प्रयोग कर सकते हो। ये 1 2 3 4 5 सभी भरे हुए, आप इसका प्रयोग करोगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 इस्तेमाल करोगे तो बेटा क्या बनेगा संकलन हमारे पास में, sp3 संकलन बनेगा। इसका मतलब sp3 बन जाएगा ये। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखो बेटा यहां पर संकलन होना चाहिए हमारे पास में sp3, कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। परंतु हमने ये बात देखी है, अगर कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब वो क्या करता है बेटा, युग्मन करने की कोशिश करता है। तो बेटा युग्मन यहां हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक इलेक्ट्रॉन कहां भेजेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ कहां युग्मन करेंगे, नहीं कर सकते युग्मन। तो हमने देखा बेटा sp3 होगा। परंतु हमने एक और बात देखी थी कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, युग्मन करने की। उससे क्या होता है कि हमारे पास में अंदर वाले डी हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने शुरू होते हैं, मतलब कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अंतः कक्षक संकुल बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे केस में यहां पर यह होता है, अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स में आपको एक अयुग्मित दिख जाए, सुनना बात ध्यान से, अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स में आपको एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए और आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मौजूद हो, तो उस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आप आगे भेज सकते हैं ताकि उस कक्षक को रिक्त करके आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में शामिल कर सके। क्या बोला मैंने, अगर कभी किसी संकुल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा हुआ हो और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उपस्थित हो, तो ऐसे केस में आप उस इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेज करके इस डी कक्षक का उपयोग कर सकते हैं संकरण में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसफेरेंस। क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेंस। लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पे, ट्रांसफेरेंस बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांसफेरेंस। तो बेटा ट्रांसफेरेंस बहुत ही स्पेशल केस है, इसलिए आगे इसके आगे स्पेशल केस लिखा हुआ है। तो ट्रांसफेरेंस की कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये कि हमारे पास पहली बात तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, जैसे अमोनिया हो गया वगैरह। दूसरी कंडीशन है कि मैक्सिमम आप एक इलेक्ट्रॉन को आगे जंप कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो यहां पर 2 युग्मित होते तो नहीं कर सकते थे आप, सिर्फ और सिर्फ आप मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन को जंप कर सकते हो। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अंदर वाला डी प्रयोग में हो जाएगा बेटा संकरण में, जैसे कि dsp2 बन जाएगा, जो कि चाहता है बेटा कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पर संकरण इस प्रकार से नहीं बताया जाएगा, यहां पर क्या होगा बेटा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आगे भेजा जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर भेजा जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जंप कर जाएगा तो ये कक्षक खाली हो जाएगा, ये कक्षक खाली हो जाएगा। अब अगर हम इसका बॉक्स डायग्राम लिखें तो अब कॉपर +2 यदि आता है तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहां पर, ये है बेटा हमारे पास 3D 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, एक तो S हो गया, ये P है बेटा हमारे पास में, और आगे D होगा, उसके बारे में हम लिखेंगे नहीं। तो बेटा हमको कितने कक्षक चाहिए, 4। तो 4 कौन कौन से, 1 2 3 4, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये होंगे बेटा। तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा यहां पर कक्षक के साथ संकरण dsp2 संकरण बनेगा। तो बेटा dsp2 संकरण बनेगा यहां पर। तो बेटा इस बात को आप नोट करके चलेंगे, संकरण कैसा बना, dsp2। अच्छा dsp2 तो कैसा बनेगा बेटा, वर्गाकार समतलीय बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, अंतः कक्षक बनेगा, इस प्रकार की बातें बोल सकते हैं। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी आप नोट करके चलेंगे। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो गया और क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट हो गया, इन दोनों एग्जांपल को आप देख करके चलेंगे। अब बात करते बेटा हम ट्रांसफेरेंस के बेस पर, ट्रांसफेरेंस कब कब अप्लाई होता है। देखिए D9 कॉन्फिगरेशन में, अभी जैसे हमने D9 देखा था, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है बेटा कहां पर, 4p में। देखो बेटा 4p में क्यों हुआ शिफ्ट, देखो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप आगे की ओर भेजेंगे तो जब आपने इसको आगे की ओर भेजा तो बेटा आप प्रयोग कौन कौन से, ये कक्षक प्रयोग होगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने आगे भेजा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां था ये जाएगा कहां, यहीं तो जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, यहीं तो होगा। तो बेटा कहां जाएगा, 4p में तो जाएगा ये, 4d तो और उच्च लेवल पर चला गया, उच्च लेवल पे क्यों जाएगा, नीचे पर रहेगा, तो 4p में रहेगा। तो मान लो अगर आपसे पूछता है कि इस यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो हां है। कहां उपस्थित होगा बेटा, तो 4p में होगा, कहां होगा, 4p में होगा। नेक्स्ट बात करिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमारे पास D7 कॉन्फिगरेशन होता है तो D7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है बेटा कहां पर, 4d के अंदर। ये भी आप बेटा याद रख सकते हैं। तो बेटा 2 आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर स्पेशल केस को लेकर के। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है उसका नाम है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की अगर बात करें बेटा, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, OMC यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे इसको। देखिए वे यौगिक जिनमें
कार्बनिक समूह का कार्बन, ध्यान देना, कार्बनिक समूह का कार्बन धातु के साथ, नॉर्मली धातु होगी परंतु कभी कभी उपधातु अधातु भी हो सकती है, जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, परंतु इनकी मात्रा कम है, इसलिए मैक्सिमम टाइम में हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको धातु के साथ बोलते हैं। तो क्या बोला गया है कि कार्बनिक समूह का जो कार्बन है वह धातु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्या होता है, सहसंयोजक बंध के जुड़ा होता है। मतलब कि अगर कभी किसी धातु के साथ में कार्बन का यौगिक इस प्रकार से बनेगा, कोई कार्बोनिल हमारे पास समूह है, उस समूह के साथ में कार्बन इस प्रकार यौगिक बनाएगा तत्व के साथ में कि वह बंध आयनिक ना होकर के कैसा हो, सहसंयोजक हो। अगर वो बंध आयनिक होगा तब उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक की श्रेणी के अंदर नहीं रख सकते। तो बात क्या है बेटा हमारे पास में कि यदि कोई हमारे पास धातु है, मेनली धातु ही होगा, कभी कभी कुछ अधातु या उपधातु जैसे कि ये बताएगा ये आ जाए, पर मेनली धातु होगा, उसके साथ में अगर हमारे पास कभी कोई तत्व ऐसा है, कोई यौगिक ऐसा इसमें कार्बोनिल है या कोई ऐसा एलिमेंट या ग्रुप है इसमें कार्बन शामिल हो रहा है, तो उस कार्बन का उस मेटल के साथ में, उस धातु के साथ में जो बंध बनेगा, यदि वह उप सहसंयोजक का या सहसंयोजक प्रवृत्ति का होगा, तब उस यौगिक को किस श्रेणी में रखेंगे बेटा, हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की ओएमसी की श्रेणी में रखेंगे। मतलब बात क्या बेटा, देखो ये एम है और ये कार्बन है, मेटल है, कार्बन है, मेटल, ये एम क्या है बेटा हमारे पास धातु है, उपधातु अधातु कुछ भी हो सकती है। कार्बन बेटा, ये कार्बन कहां से है, कार्बनिक समूह से आएगा, मतलब कि कोई कार्बोनिल वाला ग्रुप हो गया या कोई कार्बनिक, मतलब किसी भी के साथ में कार्बन अगर अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, कार्बनिक समूह। तो कार्बनिक का मतलब क्या बेटा, इसमें कोई कार्बन शामिल होगा, तो कार्बनिक यौगिक। देखो बेटा कार्बनिक का मतलब क्या, इसमें कार्बन शामिल होगा। बात यहां पर ये कि तत्व जो है हमारे पास में जो एम है, इसकी विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन से कम होनी चाहिए, इस प्रकार से बात यहां पर बताई जा सकती है। नेक्स्ट बात देखो, हमारे पास में क्वेश्चन आया कि इनमें से ओएमसी यौगिक को पहचानिए। तो बेटा हम कैसे पहचानेंगे, तो बेटा हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जो हमारे पास में तत्व दिया गया है उसके साथ में कार्बन कैसा बंध बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कोऑर्डिनेट नेचर का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बेटा कोवलेंट हो, ये हो सकता है बेटा कोऑर्डिनेट नेचर का भी हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट और कोवलेंट दोनों एक ही बात है। कोऑर्डिनेट एक स्पेशल केस ही है कोवलेंट का। जैसे कि देखो बेटा RMgX, ये क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सभी बन जाते हैं बेटा RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब RMgX की अगर बात करें हम, तो बेटा RMgX में क्या होगा, यहां पर R क्या होगा बेटा, कोई ग्रुप होगा, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो वहां पर बेटा कार्बन होगा, उस कार्बन का धातु के साथ में कैसा बंध होगा, कैसा बंध है बेटा, ये कैसा बंध होगा हमारे पास में, कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब हाँ ये तो होगा, यस ये होगा। अगला यौगिक बेटा हमारे पास में कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड कई बच्चे बोलते हैं कि होगा, पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेटा कैल्शियम कार्बाइड तो आयनिक यौगिक है, ये तो आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो बेटा किस रूप में, तो कैल्शियम +2 में और C2-2 के रूप में। संरचना आप इसकी पहले देखकर भी आ चुके हो, उसके बारे में आपको बता भी चुका है MOT में। तो बेटा यहां पर कैल्शियम +2 और C2-2 में कैसा बंध है, यहां तो आयनिक बंध है, आयनिक बंध है, कोवलेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा, सो इट इज नो, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो बेटा TiCH3OCH5 होल थ्राइस। अब देखो बेटा टाइटेनियम और CH3 में कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, सो हाँ ये होगा, यस। NCH3 होल थ्राइस नहीं, क्योंकि N क्या बेटा, अधातु, अधातु के साथ नहीं होगा। मैंने क्या बताया, अधिकतर आपके पास में क्या होगी, अधिकतर आपके पास में होगी धातु, और कुछ ही धातु अधातु हो सकती है, जो कि आपको पीछे बता दी गई है, वो सब धातु हो सकती है, वो सब उपधातु हो सकती है, या फिर वो सब अधातु हो सकती है। तो उसमें श्रेणी में नहीं है, तो ये नहीं बना सकता। अगला देखो बेटा ZnCH3CH3, ZnCH3 होल ट्वाइस। याद है बेटा फ्रैंकलिन रिएजेंट के बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो बेटा वहां पर आप देख सकते हो ZnCH3CH3, तो क्या ये करेगा, जी हाँ, जिंक के साथ में कैसा बंध है, कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड, तो हाँ ये शो करेगा। R2SiON, तो क्या ये करेगा बेटा, हाँ देखो बेटा यहां पर क्या है आपके पास, R क्या होगा, R होगा कोई CH3 ग्रुप, और सिलिकॉन को आप अटैच कर सकते हो, तो हाँ जी हाँ ये भी होगा, सिलिकॉन भी तो शामिल था बेटा उस श्रेणी के अंदर। अगला देखो बेटा Al4C3 नहीं, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है, ये क्या है बेटा, एक आयनिक यौगिक है। आप जानते हो बेटा Al4C3 किस रूप में होता है, एल्यूमिनियम +3 और C-4, याद करो बेटा मीथेनाइड होता है ये। तो यहां तो किस प्रकार का बंध है, आयनिक बंध है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। अगला देखो बेटा BCH3 होल थ्राइस, तो बोरोन शामिल था उस श्रेणी में, जी हां, तो बेटा BCH3 होल थ्राइस बनाओगे आप, ये बोरोन है, ये CH3 CH3 और ये CH3, तो जी हां यहां पर भी कैसा बंध है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर भी ये बन सकता है, तो जी हां ये भी फॉर्मेशन करेगा, यस इट कैन फॉर्म। अगला देखो बेटा CaCO3 नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी आयनिक यौगिक है, कैल्शियम +2 के रूप में और CO3-2 के रूप में। तो अगर यहां पर बंध बताएंगे तो कैसा बंध है बेटा, आयनिक बंध है, और आयनिक बंध को तो हम काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। BOCH3 होल थ्राइस नहीं, ये नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा सर, यहां तो बोरोन है, कार्बन है, तो भाई यहां पर बंध जो है वो कार्बन और बोरोन के मध्य में नहीं है। यदि तुम संरचना बनाओगे इसकी, तो बनेगी कैसी संरचना, बनेगी कुछ इस प्रकार से, ये रहा बोरोन, इसके बगल में बेटा OCH3 है, यहां पर बनेगा बेटा एक OCH3 और यहां आएगा बेटा एक OCH3। तो बेटा कार्बन किससे बंधित है, बोरोन से या ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से बंधित है।
बोरोन से अगर होता, जैसा कि यहां पर था इसके ऊपर वाला एग्जांपल, तब हम उसको ओएमसी बोलते हैं, परंतु यहां पर एक बोरोन से बंधित नहीं, तो उसको ओएमसी नहीं बोला जाएगा। तो पहली बात तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कहां पर ओएमसी होगा, कहां पर ओएमसी नहीं होगा, इस प्रकार की बातें आपसे कही जा सकती है, इस प्रकार आंसर आप आसानी से दे सकते। अब हम बात करते हैं कि ओएमसी के प्रकार कितने होते हैं। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। पहला है बेटा हमारे पास सिग्मा बंधित, जहां पर सिर्फ सिग्मा बंद होगा। दूसरा है पाई बंधित, जहां पर सिर्फ पाई बंद होगा। तीसरा है सिग्मा पाई बंधित, मतलब वहां दोनों प्रकार के बंद होंगे। तो 3 प्रकार के ओएमसी होंगे, सिग्मा बंधित ओएमसी, पाई बंधित ओएमसी और सिग्मा तथा पाई बंधित ओएमसी, 3 प्रकार के ओएमसी होंगे। सबको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम सिग्मा बंधित ओएमसी की। इसमें यहां पर क्या होगा, धातु तथा कार्बन के मध्य केवल सिग्मा बंद होगा। कैसा बंद होगा बेटा, केवल और केवल सिग्मा बंद, मतलब यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। मतलब कि धातु और कार्बन के मध्य सिर्फ एक ही बंद होगा, क्योंकि 2 तत्वों के मध्य पहला बंद सिग्मा बंद होता है, तो वहां पर सिर्फ एक ही बंद होगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, टेट्रा इथाइल लेड, बेटा जिसके जो एग्जांपल आएंगे आप सभी एग्जांपल को याद रखेंगे, ये एग्जांपल एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा इसको TEL, टेट्रा इथाइल लेड। अब देखो टेट्रा इथाइल लेड क्या बेटा, PB की सही होता है क्या बेटा 4, तो बगल में इथाइल लगा दिया आपने 4, तो PbC2H5 ये जो होगी कि आपके पास में ये कैसा है बेटा, आपके पास पहली बात तो बताओ ये ओएमसी है कि नहीं, जो जी हां, क्योंकि लेड धातु है, धातु का C2H5 में कार्बन से बंध बनेगा, अर्थात यहां पर कैसा बंध बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, ओएमसी। इसका बेटा यूज क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। अब एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पहले के टाइम में, आजकल तो उपयोग नहीं करते, पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा वहां पर नॉकिंग की आवाज आती है, मतलब वहां पर कट 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 ऐसी आवाज आती थी। तो ऐसी आवाज को रोकने के लिए, नॉकिंग को रोकने के लिए वहां पर क्या करते हैं हम लोग पहले के जमाने में, TEL टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग करते हैं। क्या होता था बेटा, ये आवाज को दबा देता था, ये इसकी बेटा प्रॉपर्टी होती थी। खैर आजकल इसका इस्तेमाल नहीं करते, कुछ और ही एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, पर आप इस बात को याद रखेंगे कि इसको क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला RMGX ग्रेनाडाइन, सभी बच्चे जानते हैं। अगला RZNR फ्रैंकलिन रीजन। अब देखो R क्या है बेटा, कार्बन कार्बन, ये सब। अगला TiCl4 और LCH3 होल थ्राइस, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, इसको याद रख के चलेंगे आप। ये दोनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, TEL वाला और ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल क्या होता है बेटा, देखो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में, जो एल्कीन होती है उनके बहुलकीकरण में। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बहुलकीकरण, बहुलकीकरण। तो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में इस्तेमाल होता है बेटा किसमें, किसका, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, देखो TiCl4 और LCH3 होल थ्राइस। अब ये तो ओएमसी नहीं है, पर ये ओएमसी है। क्यों है ओएमसी, क्योंकि आप देखो बेटा एल्यूमिनियम के साथ में कार्बन का बंध बनेगा। ये कैसा बंध बनेगा, ये एल्यूमिनियम है हमारे पास में, ये बनेगा बेटा CH3 और ये CH3। तो कार्बन धातु के मध्य कैसा बंध है, सहसंयोजक। तो ये किस प्रकार का होगा बेटा, ओएमसी होगा। तो आप देख सकते हो बेटा इन सभी यौगिकों में एक ही बंध बनेगा, तत्व का जो तत्व दिया गया, लेड और कार्बन में एक बंध बनेगा, Mg और कार्बन में, R में जो कार्बन होगा उसमें एक बंध एक बंध एक बंध। इसका मतलब ये सब क्या है बेटा, सिग्मा वाली कैटेगरी में। तो सिग्मा बंधित ओएमसी का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, पाई बंधित ओएमसी, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन दाता लिगेंड के रूप में उपस्थित होगा। अब यहां से आपको कुछ नई बातें समझनी है, तो इसको भी आप ध्यान देख के चलेंगे बेटा, क्या है बातें सुनिए ध्यान से। जैसे कि यहां पर क्या बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन दाता लिगेंड उपस्थित होगा, मतलब क्या है बेटा, यहां पर सुनिए बात ध्यान से। आपको ध्यान होगा बेटा, हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा था और हमने बहुत तरीके से वर्गीकरण देखा था, और वर्गीकरण में हमने 2 प्रकार के लिगेंड देखे थे, एक स्पेशल टाइप के, क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड। याद करो बेटा, क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड की अगर बात करें तो क्लासिकल लिगेंड नॉन क्लासिकल लिगेंड में अंतर क्या था कि क्लासिकल लिगेंड में तो क्या हो रहा था, नॉर्मल एक तरीके से शेयरिंग होती है, लिगेंड अपना लोन पेयर साझा करता धातु के साथ में। परंतु नॉन क्लासिकल में क्या था कि लिगेंड लोन पेयर देता तो है और साथ में लेता भी है। अब बेटा वहां पर हमने एक प्रकार डिस्कस करा था सिनर्जिक बॉन्डिंग। याद करो, हमने सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि लिगेंड अपना सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन तो देगा और पाई के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिगेंड अपना पाई का इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और पाई के थ्रू इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। मतलब वहां पर जो हमने बात करी थी, कहां पर, सिनर्जिक बॉन्डिंग में, CO के बारे में बात करी थी, Cn- के बारे में बात करी थी, NO+ था, बहुत सारे ग्रुप के बारे में आपने देखा था। तो वो सब क्या थे बेटा, वो थे सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा को डोनेट करते थे और पाई को एक्सेप्ट करते थे। परंतु कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो कहलाते हैं पाई डोनर। क्या कहलाते हैं बेटा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या बेटा कि पाई से ही देंगे और पाई से ही लेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पाई से देंगे, तो बेटा आप लोग एमओटी भी पढ़कर आ चुके हो, आपको ये बात पता है कि एमओटी के थ्रू हम मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आपने पुराने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो तो वीबीटी के आधार पर थे, पर आजकल की नई थ्योरी क्या है बेटा, एमओटी के आधार पर। तो एमओटी इस बात को प्रूव करती है कि कोई जरूरी बात नहीं कि 2 तत्वों के मध्य पहला बंध सिग्मा बंध हो। तो बेटा ऐसा ही वो यहां पर भी बताती है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जहां पर कि आप पाई के इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकते हैं। तो जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं और अगर लिगेंड अपने उन पाई के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सेंटर मेटल एटम को,
तब वहां पर पाई के द्वारा शेयरिंग करी जाएगी। तो क्या बोलेंगे बेटा हम उसको पाई दाता, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में अगर बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा हम इसको पाई दाता और पाई ग्राही, ये बोल सकते हैं बेटा इसको पाई दाता पाई ग्राही के कुछ हमारे पास ग्रुप्स आएंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा जो आपको याद रखना है, जैसे कि एक है बेटा हमारे पास में C6H6 बेंजीन। पहली बात तो आप देखो इसके नाम क्या लिखा हुआ है, ये लगा बेटा एक चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं ईटा, क्या बोलते हैं ईटा। अब ईटा का मतलब क्या होता है पहली बात तो समझेंगे। ईटा कार्बन के परमाणुओं की संख्या जो कि धातु से जुड़े हुए हैं। क्या बोला बेटा, कार्बन के वो परमाणुओं की संख्या जो कि धातुओं से जुड़े हुए हैं उसको बताते हैं बेटा क्या हम यहां पर ईटा की संख्या क्या बताते हैं, क्या बताते हैं बेटा ईटा की संख्या, मतलब कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या जो कि धातु से जुड़े हुए। अब पहली बात तो यहां पर है कि C6H6 जो है ये किस प्रकार वर्क करेगा लिगेंड की तरह। यदि हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेटा बेंजीन में सभी बच्चे ये बात जानते हैं संरचना ऐसी होती है, ये संरचना बच्चे कई बार देख करके आ चुके बेटा। आप यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां पर होता क्या है कि ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन आप जानते बेटा यहां पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा बेटा यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबके तब क्या होगा बेटा ऐसा घूमता रहेगा। तो बेंजीन एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपना पाई का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि बेटा आप जानते हैं पाई के इलेक्ट्रॉन पर खुद के नाभिक का प्रभाव कम होता है, वो वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होने का मतलब क्या है बेटा उसको साझा करा सकता है। तो बेंजीन एक ऐसा यौगिक है जिसमें सिग्मा का कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल नहीं है, पर पाई के इलेक्ट्रॉन का जो गुच्छा है वो पाई के इलेक्ट्रॉन गुच्छा जो होगा उसको आप डोनेट कर सकते हो, उसको आप शेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा भी लिगेंड होते हैं जैसा ये लिगेंड। तो बेंजीन क्या करेगा बेटा अपने लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जो है उनको बेटा यहां पर क्या करेगा डोनेट करने के लिए देगा। किसको देगा बेटा यहां पर क्रोमियम को देगा। क्या देगा बेटा क्रोमियम को देगा। तो यहां पर क्या होगा ये बेंजीन जो है हमारे पास ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं बेटा यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दिए जाएंगे किसको बेटा क्रोमियम को। बगल में से बेटा एक और आएगा हमारे पास में सेम टू सेम बेंजीन, ये इस प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम होगा। इसको मैं बेटा वैसे करके बता रहा हूं ये। तो बेटा आप देखना अब इसमें क्रोमियम है हमारे पास, ये क्रोमियम यहां से बेटा पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा। तो बेटा यहां पर क्या होगा क्रोमियम के साथ में ऐसा केस होगा कि ये क्या करेगा बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहां से भी एक्सेप्ट करेगा, यहां से एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो लिगेंड है जो बेंजीन जो लिगेंड है कैसा दाता है बेटा ये पाई दाता है। कैसा दाता है पाई दाता, क्योंकि अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ये क्या कर रहा है बेटा पाई दाता दे रहा है। तो पाई के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी पाई के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेटा ये कैसा यौगिक बनेगा आपके पास में, ये जो यौगिक बनेगा इसको कहेंगे बेटा क्या हम पाई बंधित ओएमसी। क्यों बेटा पाई बंधित ओएमसी क्यों, क्योंकि ओएमसी कैसे बेटा ऑर्गेनोमेटालिक कैसे है, ये धातु है हमारे पास, कार्बन है बेटा इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन साझा होंगे। अब कैसे बंधित है बेटा पाई बंधित, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कैसा नाम है इसका पाई बंधित, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा पाई बंधित है। अब आप एक बात और सुनो बेटा कि अगर हम इस यौगिक के नामकरण की बात करें तो नामकरण क्या होगा बेटा, देखो कितने बेंजीन लगे हुए हमारे पास में 2। देखो बेटा ध्यान देना इस ईटा, अच्छा पहली बात तो इस ईटा को क्या बोलते हैं बेटा हम, ईटा को बोलते हैं क्या हम इसकी हेप्टासिटी। क्या बोलते हैं इसकी हम हेप्टासिटी बोलते हैं, जिसको कभी कभी आप हेप्टिसिटी भी बोल सकते हैं। हेप्टासिटी बोले हेप्टिसिटी बोले बात एक ही तरीके से मानी जाती है। इसका मतलब क्या होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड है जो कि डोनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड है मेटल के साथ में ऐसे। अब देखो बेटा ऐसे यौगिक जो बनते हैं जैसा भी आपने नाम देखा इसका क्या नाम है बेटा इसका डाई बेंजीन क्रोमियम। तो बेटा डाई बेंजीन क्रोमियम का नाम कैसा है, 2 है बेंजीन और क्रोमियम लग रहा है एक। ऐसे यौगिक को देखने पर आपको लगेगा ऐसा कि बीच में क्रोमियम है, ऊपर में एक रखा हुआ है स्लाइस किसका बेंजीन का, नीचे रखा हुआ है स्लाइस किसका बेंजीन का। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बेटा क्या हम सैंडविच कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। तो बेटा सैंडविच कंपाउंड का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, सैंडविच का मतलब क्या होता है। जैसे कि बेटा आप लोगों ने सबने सैंडविच खाया होगा, सैंडविच में क्या होता है ऊपर ब्रेड का स्लाइस होता है, नीचे ब्रेड खाया होता है, बीच में मसाला होता है, बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर होगा बेटा। आप समझ सकते हैं बेंजीन की रिंग को एक ब्रेड का स्लाइस, दूसरी बेंजीन को बेटा समझ सकते हैं दूसरी ब्रेड का स्लाइस, और बीच में बेटा क्रोमियम होगा। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा हम सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। याद रखिएगा बेटा क्या कंपाउंड बोलते हैं इसको हम सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा वो है Fe-eta5 C5H5 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेटा फेरोसिन। पहली बात तो ये जो ग्रुप है हमारे पास में ये क्या है समझिए बात ध्यान से, इसको बोलते हैं बेटा हम C5H5 माइनस, इसका नाम होता है बेटा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ये इसका नाम है बेटा। क्या नाम है इसका साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। संरचना कैसी होती है बेटा, देखो संरचना इसकी कुछ इस प्रकार से होती है, ये होती है हमारे पास में संरचना। यहां पर इस वाले कार्बन के पास में आप देखो तो नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर होगा, यहां पर बेटा इस प्रकार से होता है ठीक है। तो बेटा कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, देखो बेटा 2 तो यहां से 1 और ये 2 तो ये रहा, ये तीसरा ये चौथा। अब इस कार्बन के पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव और आ गया, मतलब कि यहां पर भी क्या होगा बेटा एक लोन पेयर होगा इस प्रकार से। ये नेगेटिव जो बताया हमने नेगेटिव क्या है बेटा बेसिकली लोन पेयर के रूप में बता सकते हैं ऐसे।
तो 2 2 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। तो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, इसकी अगर बात करी जाए तो जैसा भी हमने बेंजीन में देखा था बिल्कुल सेम टू सेम ये कार्य करेगा। यहां पर क्या होगा बेटा, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये जो बनाया हमने, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसके हाथ में ये जो हमने नेगेटिव बताया, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब के सब डोनेट करेगा किसको बेटा, आयरन को। देखो बेटा आयरन को डोनेट करेगा। और सेम टू सेम नीचे की तरफ एक और होगा, ये डोनेट करेगा बेटा इस तरीके से, ये डोनेट करेगा बेटा ऐसा, ये हमारे पास बना, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर ये होगा बेटा, इस तरीके डोनेशन करेगा। तो आयरन को ये भी देगा और ये भी देगा। तो जैसा भी हमने वहां पर देखा था बिल्कुल सेम टू सेम यहां देखेंगे। अब देखो बेटा नाम क्या है इसका, ईटा 5। ईटा 5 क्यों लिया मैंने, क्या मैं ईटा 6 लिखता, नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भले ही है पर ईटा 6 नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ईटा का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4 5, सभी तो नाम इसका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। तो जब ये ग्रुप और ये ग्रुप अटैच हो गया तब इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, कंपाउंड को फेरोसीन। इसका नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम याद रखना आपको इसका, क्या नाम है इसका, फेरोसीन, FeROCENE, फेरोसीन। अच्छा बेटा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, इसका मतलब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। और 12 के हिसाब से अगर हम यहां पर देखें लोन पेयर कितने हो गए, तो 6 लोन पेयर हो गए भाई। 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो लोन पेयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनता है, तो कितने लोन मिले बेटा इसको, 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा इसका, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा इसका, 6। समन्वय संख्या कितनी है बेटा इसके, 6। अच्छा पीछे जो भी हमने यौगिक देखा था, अभी जो हमने यौगिक देखा था क्रोमियम का, वहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, नोट कर लेना वहां पर भी, वहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि वहां पर भी उसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक बेंजीन से, दूसरे से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वहां पर उसको 6 लोन पे मिलेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां भी 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम के केस में भी 6 है, यहां पर भी क्या है बेटा, 6 है। अच्छा जो यौगिक अभी आपने देखा था क्रोमियम का, उसको बेटा बोल सकते हैं हम क्रोमोसिन। क्या बोलेंगे उसको, क्रोमोसिन। बताता हूं बेटा मैं आपको, ये जो यौगिक है हमारे पास में ये, इसको हम क्रोमोसिन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोसिन। लिख लेना बेटा, क्रोमोसिन बोल सकते हैं। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बेटा, 6, क्योंकि यहां से 6 इलेक्ट्रॉन, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन, यहां से 6 पाई, यहां 6 पाई, 12 पाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसकी बात करते हैं बेटा, क्या नाम है इसका, फेरोसिन। अगेन ये भी एक सैंडविच यौगिक है, सैंडविच कंपाउंड बोलेंगे बेटा इसको हम। ये क्या बना बेटा हमारे पास में, सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच कंपाउंड है बेटा ये भी, ठीक है, सैंडविच यौगिक। क्यों, अगेन बिल्कुल वही वाली बात, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, बीच में Fe बैठा हुआ। अब इसका बेटा देखो एक और नाम क्या बेटा, फेरोसिन। अब अगर आपसे पूछता है कि इसका मुझे आप IUPAC नाम बताइए, क्या बताएंगे आप, IUPAC नाम, तो बेटा नाम क्या होगा, देखो C5H5 का नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब देखो बेटा नाम में क्या शामिल आ रहा है, पेंटा आ रहा है ना, और हमने डाई भी आ रहा है। और हमने क्या बात सीखी थी कि अगर कभी कोई ग्रुप ऐसा होता है जिसके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे नाम होंगे, तो उसके लिए उपसर्ग में, अनुलग्न में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाई टाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर हमें बिस ट्रिस ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद करो बेटा हमने सीखा था। तो जब हम इसका IUPAC नामकरण लिखेंगे तो क्या बताएंगे, तो देखो बेटा कितने लगे, 2, तो क्या नाम लिखेंगे इसका, बिस साइक्लो पेंटा डाइनाइल, बिस साइक्लो पेंटा डाइनाइल। अब क्या लिखेंगे बेटा, आयरन। क्या लिखेंगे हम इसका, आयरन। अच्छा आयरन की ऑक्सीजन अवस्था क्या है बेटा, तो बेटा इस पर देखो -1 चार्ज है ना, इस पर -1 चार्ज है, तो Fe पर क्या मान लिया, x मान लिया। कितने लग रहे बेटा, 2, तो -2। नेट चार्ज क्या बेटा, 0, तो x का मान क्या गया बेटा हमारे पास में, +2। मतलब आयरन यहां पर किस में बैठा बेटा, +2 बैठा हुआ, ठीक है। यहां पर आयरन किस में आ गया बेटा, +2 में, तो आयरन पे क्या लिखेंगे बेटा हम, 2 ऐसा। ये यौगिक बनेगा हमारे पास में, इस यौगिक का नाम ये होगा, ठीक है बेटा। तो क्या बोलेंगे इसको हम, फेरोसिन बोलेंगे। अगेन बिल्कुल सेम टू सेम बेटा वहां बता सकते हैं। इसके पीछे वाला यौगिक देखा था, इसमें क्रोमियम पे क्या चार्ज है, 0, क्योंकि बेंजीन पर कोई चार्ज नहीं होता। बेंजीन कैसा यौगिक है बेटा, एक उदासीन है, तो इस पर क्रोमियम पे क्या चार्ज है बेटा, 0, तो यहां ऑक्सीजन अवस्था क्या बेटा इसकी, 0 है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो है बेटा क्या, जीसेस सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, जीसेस सॉल्ट, जाई से लवण। जाई से लवण की अगर बात करें, जीसेस सॉल्ट, जीसेस सॉल्ट बोलते हैं बेटा इसको। जीसेस सॉल्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसके स्ट्रक्चर के बेस पर आपसे बेटा काफी सारे सवाल पूछ सकते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा पहले हमको ये बात समझनी है। देखिए सुनिए बात ध्यान से, देखो पहली बात तो ये कि पीटी है हमारे पास, प्लेटिनम है बेटा हमारे पास। अब प्लेटिनम पर क्या आवेश होगा, हमें इसका आवेश निकाल के बताना है, ठीक है। पहला काम करेंगे, आवेश निकालेंगे। ये होगा बेटा +1, इसको x मान लिया, Cl पे -1 होगा, तो बेटा -3 हो गया, ये -3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। C2H4 क्या है, C2H4 जानते हैं बेटा सभी बच्चे, C2 C डबल बॉन्ड C, ये H और ये H, ये H और ये H, क्या है बेटा C2H4, ये यौगिक है C2H4। इथीन यौगिक होता है, इथीन बोलेंगे बेटा हम इसको। तो इथीन बन गया हमारे पास, ये इथाइलिन बोल सकते हैं, इथीन बोल सकते हैं, एक ही बात है। इथीन है हमारे पास, इस पर तो कोई आवेश होता नहीं, तो इस पर आवेश लिखा हमने 0, नेट चार्ज 0 हो गया, तो यहां से बेटा x का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास में, +2 आएगा। अगर हमारे पास प्लेटिनम +2 में है,
अगर हमारे पास प्लेटिनम +2 में है तो प्लेटिनम +2 के हिसाब से क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 4 होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ दो तरह के संकरण हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो sp3 हो सकता है और एक dsp2 हो सकता है। ये बात आप सीख कर आ चुके हो। अब बेटा sp3 नहीं होगा, dsp2 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्लेटिनम +2 के साथ में प्रत्येक लिगेंड SFL की भांति व्यवहार करेगा। तो यदि प्रत्येक लिगेंड SFL की भांति व्यवहार करेगा तो युग्मन कर देगा, और युग्मन करके क्या बनाएगा बेटा? इसका dsp2 यौगिक बनाएगा। dsp2 बनाने का मतलब क्या हो गया? कैसा बनेगा बेटा हमारे पास में? ये वर्गाकार समतलीय। कैसा बनेगा? वर्गाकार समतलीय यौगिक बनेगा। यहां से हमको ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, कैसा बनेगा बेटा? वर्गाकार समतलीय। अब यदि हम वर्गाकार समतलीय की बात करते हैं तो वर्गाकार समतलीय की संरचना देखें कैसे बनेगी। तो बेटा ये तो है हमारे पास में प्लेटिनम +2। इधर से इसको क्या देगा बेटा? 1 क्लोरीन देगा। इधर से इसको देगा बेटा 1 क्लोरीन, ये इस तरीके से, और इधर से देगा बेटा इसको 1 क्लोरीन इस तरीके से। बात यहां पर है कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो बेटा ये जो हमारे पास है C2H4, इसमें बेटा देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? ये कितने लोन पेयर देगा बेटा? आपको 1 लोन पेयर देगा। तो ये Cl आपको 1 लोन पेयर देगा, दूसरा ये देगा, तीसरा ये देगा और चौथा ये देगा। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब बनेगा बेटा संरचना यहां पर इस प्रकार ये। तो बेटा ये जो कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो बेटा सवाल आपसे पूछा जाएगा यहां पर कि बताओ कि ये जो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसमें किसके इलेक्ट्रॉन शामिल है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन शामिल है, पाई इलेक्ट्रॉन शामिल है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन शामिल है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन शामिल है। तो ये भी लिगेंड किस प्रकार का हो गया बेटा? एक ये पाई दाता लिगेंड है। कैसा दाता लिगेंड है? पाई दाता लिगेंड। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो हमारे पास यौगिक है ये कौन से तल में उपस्थित है। तो बेटा अभी तक हमने क्या सीखा कि वर्गाकार समतलीय है तो होगा कैसा? बीच में प्लेटिनम है, 1 क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, ये सब तो एक प्लेन में है। परंतु क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन है तो यदि ये सभी यौगिक इस प्लेन में, तो बेटा ये ऐसा होता है, ये कार्बन यहां, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया जाएगा, इसका 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन। तो बेटा संरचना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो C2H4 हमने बनाया है ये इस यौगिक मतलब प्लेटिनम के साथ में बाकी सभी तत्वों के साथ जो प्लेन है, जो तल है, उसके लंबवत तल में होगा, उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होगा। समझ सकते हैं क्यों? बीच में प्लेटिनम +2, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सब तो तीनों के तीनों चारों इस तल में उपस्थित है। परंतु कार्बन ऐसा होगा, कार्बन ऐसा होगा, ये HH और ये इस प्रकार से डोनेशन करेगा। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बेस पर आपसे यहां पर सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और भी तरह की बात से पूछ सकते हो। तो बेटा इस संरचना को आप याद रख के चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है बेटा। तो बेटा यहां पर देखा हमने, यहां पर भी किस प्रकार का बंध बन रहा है कि कार्बन और प्लेटिनम के बीच में किस प्रकार का बंध है बेटा? पाई बंध। ये बेटा पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना बेटा। तो जाइज से लवण की संरचना बेटा इस प्रकार से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, लास्ट हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC, जहां पर सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा। तो सिग्मा और पाई दोनों बंध कहां होते हैं बेटा? सिनर्जिक बंध में। याद करो बेटा। और सिनर्जिक बंध कहां बनता था बेटा? CO के केस में। तो आपको मैक्सिमम एग्जांपल जो मिलेंगे बेटा वो CO में मिलेंगे, जैसे कि NiCO4। अब NiCO4 में क्या होगा बेटा? आप सभी लोग पढ़ करके आ चुके हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है? मेटल है हमारे पास, बगल में CO है, ये इसको देगा सिग्मा के द्वारा और ये इसको वापस देगा किसके द्वारा? पाई के द्वारा। तो दोनों प्रकार का बंध बन रहा है। मेटल कार्बन में कैसा बंध है? सहसंयोजक बंध है। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा? OMC कैटेगरी में आएगा। सिग्मा देगा, पाई लेगा, दोनों प्रकार के बंध हैं, तो क्या होगा बेटा? ये सब होंगे। और ये कौन से होते हैं बेटा? कार्बोनिल वाले हैं। NiCO4, FeCO5, CrCO6। संरचना बेटा आप सबसे पहले के बारे में जानते हैं, संरचना के बारे में बात नहीं करेंगे और यहां पर हमारा टॉपिक OMC वाला कंप्लीट हो जाता है।